631 जवार का गुस्सा। दोस्तों, मैंने नया नावल के अपलोड किया है जिसका नाम हगथ जनितोत्गाधुद है। कहते हैं कि इंसान की तकदीर जन्म से पहले ही लिख दी जाती है, पर क्या हो जब आपकी तकदीर ही आपको ऐसे रास्ते पर ले जाए जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो। ये कहानी है नील की, जो कभी सुंदर नगर का युवराज हुआ करता था, लेकिन उसे एक गुलाम की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। लेकिन उसकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन की जान खतरे में है। ऐसे में क्या वो खुद की जान बचाएगा या फिर अपने बहन की? और क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन की ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति पर ही खतरा मंडरा रहा है? तो क्या नील बचा पाएगा अपनी बहन और करोड़ों मासूम लोगों की जान? और अभी मैं दिवाइनाई का केवल एक चैप्टर ही डाल रहा हूँ, दूसरा चैप्टर शाम को अपलोड करूंगा। तब तक आप नए वाले नावल को पढ़कर अच्छे अच्छे रिव्यूज दे देना। अब आगे की कहानी। समय बीता गया और 3 दिन समाप्त होने वाले थे। पिछले कुछ दिनों में पार्थ को परेशान करने के लिए कोई नहीं आया और पार्थ केवल अपने कमरे में ही रहा और बिल्कुल भी बाहर नहीं आया। हर किसी को यकीन था कि पार्थ खुद को और ताकतवर बनाने के लिए हर पल का फायदा उठा रहा होगा, लेकिन वास्तव में पार्थ ने अपना अधिकांश समय भ्रामक मछली चित्र और सरणी पुस्तकों को समझने में बिताया। पार्थ उन सभी 7 किताबों को पूरी तरह से समझना चाहता था ताकि वो सहस्त्रपर्ण ताल में प्रवेश करके अपने शरीर में सुधार कर सके। पार्थ का मौजूदा लक्ष्य अपने शरीर को किसी आध्यात्मिक मंडल के योद्धा के समान मजबूत बनाना चाहता था। इसके लिए उसने मजाशोधन वटी की उपलब्ध गोलियों में से एक को खाकर उसकी पूरी ऊर्जा को अवशोषित भी कर लिया था। आध्यात्मिक मंडल के लोगों के लिए मजाशोधन वटी बेहद प्रभावी औषधि थी और ये किसी के गुणों को बढ़ा सकती थी। लेकिन क्योंकि पार्थ ने इस औषधि का दूसरी बार सेवन किया था, इसलिए इसका प्रभाव पहले की तुलना में केवल आधा था। चूंकि अपनी रहस्यमय दाहिनी आंख के कारण वो सामान्य से अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था और भले ही अवशोषित की गई ऊर्जा पहले की तुलना में केवल आधी थी, लेकिन ये पहली बार लेने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा ही था। मजाशोधन वटी खाने के बाद पार्थ ने रज दीवार तकनीक और निर्वत्नम श्वांस तकनीक का प्रसार किया और थोड़ी देर बाद ही उसने अपने शरीर और अंगों को मजबूत होते हुए महसूस किया। उसकी विशेषताओं में वृद्धि ने पार्थ की रज दीवार तकनीक की शक्ति को और भी बढ़ा दिया। उसने ये भी महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से अधिक सघन और मजबूत हो गई थी। तीसरे दिन पार्थ ने महसूस किया कि उसकी निर्वत्नम श्वांस तकनीक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता किसी अन्य सम्मान स्तर के योद्धा की तुलना में अधिक हो गई थी। इसका मतलब ये था कि उसकी निर्वत्नम श्वांस तकनीक शीर्ष स्तर तक पहुंच गई थी, या शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गई थी। इसलिए अब उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम से कम अर्ध आध्यात्मिक मंडल के एक सामान्य साधक के बराबर हो गई थी। एकमात्र अफसोस यह था कि रजत दीवार तकनीक में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। 9वें स्तर के बाद के चरणों में पहुंचना अभी भी मुश्किल था, लेकिन पार्थ जानता था कि अब जबकि उसकी विशेषताओं में वृद्धि हुई है, इसलिए आगे उसे शरीर को मजबूत बनाने में सफलता जरूर मिलेगी। इसकी वजह यह थी कि रजत दीवार तकनीक के 9वें स्तर को पार करने में कोई प्रतिरोध नहीं था। उसे केवल 10 दिनों के समय की आवश्यकता थी। जहां तक आखिरी मजाशोधन वटी की बात है, पार्थ ने इसे बेचने और कुछ स्वर्ण मुद्राएं कमाने का फैसला किया। उसने 4 मजाशोधन वटी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए लगभग 50 स्वर्ण मुद्राओं का इस्तेमाल किया था, जबकि उनमें से प्रत्येक औषधि 50 स्वर्ण मुद्राओं में बिक सकती थी। अगली सुबह पार्थ अपने कमरे से बाहर चला गया और जम्हाई लेते हुए ताजी हवा में एक गहरी सांस ली। पार्थ ने महसूस किया कि उसके कमरे के पास कई बाहरी शिष्य मौजूद थे। क्या पार्थ बाहर आ गया? अरे भाई, आज मुकाबले के दिन वो कछुआ की तरह अपने खोल में छिपत नहीं रहेगा, है ना? बाहरी शिष्यों का ये झुंड पार्थ को देखकर बेहद खुश था। कोई भी
किसी नए बाहरी शिष्य को इतना पसंद नहीं करता था, इसलिए इस नज़ारे ने सभी बाहरी शिष्यों को चौंका दिया था। संकटमोचक होने के नाते सभी का ध्यान पार्थ पर ही था। पिछले कुछ दिनों में उसका नाम काफी मशहूर हो गया था। भाई पार्थ, विक्रांत और विशेष जल्दी से उसके पास आ गए। शुरुआत में विशेष और विक्रांत नाराज थे और उन्हें लगा था कि पार्थ जरूरत से ज्यादा उतावला हो रहा था। चलो चलें। पार्थ की शांत आंखों में एक तेज था जिसकी वजह से दूसरों ने सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। विशेष और अन्य लोगों के दिल हिल गए। इस समय पार्थ की आभा किसी ऐसी तलवार की तरह बेहद तेज थी जो हर चीज को भेद सकती है। उन्हें अंत में एहसास हुआ कि उनमें से कोई भी पार्थ की आर पार नहीं देख सकता था। जब वे प्रताप महल में रहते थे तब उन्होंने महसूस किया था कि विद्युत सबसे भयानक था, लेकिन वे सभी जानते थे कि विद्युत कितना शक्तिशाली है। जबकि उनके सामने मौजूद पार्थ ठीक इसके विपरीत था, जिसकी आभा रहस्यमय होने का एहसास कराती थी। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि पार्थ की शक्तियों की सीमा क्या है। जल्द ही पार्थ कई बाहरी शिष्यों की भीड़ के साथ आगे बढ़ा और उस स्थान पर पहुंचा जहां स्थानापन्न शिष्य मुकाबला करते थे। अधिक से अधिक लोग आसपास जमा होने लगे। इनमें बाहरी शिष्यों की संख्या अधिक थी। 12 साल से लेकर 30 साल तक के शिष्य यहाँ रहते थे और उनकी संख्या लगभग 2 से 300 लोगों की थी, लेकिन इस समय लगभग आधे बाहरी शिष्य इस जगह पर मौजूद थे। पार्थ की आंखों ने भीड़ का निरीक्षण किया और जल्द ही उसे जवार आता दिखाई दिया। सबसे पहले चुनौती देने के लिए जवार वहां पर पहुंच गया। इसके बाद रेहान और रावत बंधु सभी एक एक करके आते दिखाई दिए। ये तीनों ही अर्ध आध्यात्मिक मंडल में थे और उनके शरीर से निकलने वाली आभा ने आसपास के अन्य शिष्यों को असहज महसूस कराया। ये विशेष रूप से रेहान की वजह से था, जो वरीयता क्रम में तीसरे स्थान पर काबिज था। उसकी निगाहें जिस तरफ भी जाती थी तो वहां मौजूद सभी बाहरी शिष्य अपने सिर को नीचे कर लेते थे, जिससे कि उन्हें उसकी नजरों में न देखना पड़े। पार्थ रेहान के बारे में थोड़ा बहुत जानता था और फिर उसकी नजर रावत बंधुओं पर गई। रावत बंधु राहुल रावत और रोहित रावत जुड़वा भाई थे और वे लगभग एक जैसे दिखते भी थे। उन दोनों के बाल छोटे और शरीर बलिष्ठ था। जब वे चलते थे तो उनकी मांसपेशियां फूल जाती थीं। आज के मुकाबले की देखरेख मेरे द्वारा की जाएगी। आचार्य बलभद्र धीरे धीरे वहां पर आए और अपने आध्यात्मिक मंडल के 7वें सितारे की आभा को प्रसारित किया, जिससे बाहरी शिष्यों को एहसास हुआ कि वे वास्तव में कबीले में कितने कमजोर थे। भीड़ जल्द ही शांत हो गई। यहाँ कुछ अन्य आचार्य और आचार्य रत्नेश भी रुचिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ उपस्थित थे। पहली लड़ाई में जब्बार 16वीं रैंक का शिष्य 13वीं रैंक पर मौजूद पार्थ को चुनौती देगा। आचार्य बलभद्र की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, जब्बार का शरीर अचानक से चमक उठा और आग की धारा की तरह अखाड़े में पहुंच गया। पार्थ भी हल्के से हवा में उछला और अखाड़े पर धीरे से उतर गया। पहली लड़ाई जब्बार बनाम पार्थ। सभी नए बाहरी शिष्य अत्यंत उत्साहित थे। जब्बार और पार्थ दोनों एक ही साथ कबीले में शामिल हुए थे, जिनमें जब्बार की साधना सबसे ज्यादा थी, जबकि पार्थ अपनी युद्ध कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। पार्थ, तुमने मेरी चुनौती स्वीकार की और फिर भी रेहान और बाकियों को भी चुनौती दे दी। इसका मतलब है कि तुम मुझे अपने साथ मुकाबला करने लायक भी नहीं समझते हो। जब्बार अपने दिल में बड़बड़ाया। उसी समय उसकी आंखों में एक लाल रोशनी दिखाई दी, जो लड़ाई के इरादे और गुस्से से भरी हुई थी। अपनी मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक ज्वलंत सूर्य निर्देशिका के प्रसार के साथ ही एक उग्र लाल आभा पूरे मंच पर फैल गई, जिसकी वजह से जब्बार किसी आग के देवता की तरह लग रहा था। उस पल में जब्बार की लड़ाई का इरादा और शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो अर्ध आध्यात्मिक मंडल की साधना और मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक
ज्वलंत सूर्य निर्देशिका के साथ कभी भी पार्थ पर हमला कर देगा। कबीले में अभी अभी प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति के पास मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक कैसे हो सकती है? सभी बाहरी शिष्य दंग रह गए। प्रथम स्थान पर मौजूद नकुल के अलावा मैंने कभी किसी और के बारे में नहीं सुना है जिसके पास मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक हो। जिसके पास भी मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक होगी उन्हें मुकाबले के दौरान कहीं अधिक फायदा होगा। धिक्कार है, भाई पार्थ का पहला विरोधी ही इतना मजबूत निकला। विशेष और विक्रांत ने एक दूसरे को देखा और दोनों के ही भाव गंभीर थे। हर कोई जानता था कि पार्थ आज 4 लोगों का सामना करेगा और उनमें से कोई भी कमजोर नहीं था। इसके विपरीत जैसे जैसे प्रत्येक मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा तो पार्थ के सामने पिछले से भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी मौजूद होगा। इसलिए किसी ने भी पार्थ की जीत के बारे में नहीं सोचा था। वे इस बारे में सोच रहे थे कि वो कितने समय तक मुकाबले में टिक सकता है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए जब्बार के साथ होने वाली पहली लड़ाई अपेक्षा से अधिक कठिन होने वाली थी। हा 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 हा, ऐसा लगता है कि हमें लड़ने का मौका भी नहीं मिलने वाला। रावत बंधु हंस पड़े। वहीं अखाड़े में पार्थ ने शांतिपूर्वक अपने पहले प्रतिद्वंद्वी का निरीक्षण किया। वो आज 4 लड़ाइयां लड़ेगा और इसलिए उसे अपनी पहली लड़ाई तेजी से पूरी करनी होगी। यहाँ तक कि उसे पहली 3 लड़ाइयों को कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि उन सब में सबसे भयानक व्यक्ति रेहान ही था और पार्थ को उसके लिए अपनी ताकत बनाए रखनी होगी। पार्थ, ये पहली लड़ाई ही तुम्हारी आखिरी होगी। जब्बार की आंखों में एक लाल रोशनी चमकी और उसकी जलती हुई आभा पार्थ के चारों ओर फैल गई। क्या भयानक आध्यात्मिक शक्ति है! इसकी गति भी काफी तेज है। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे पार्थ किसी आग के सागर में गिर गया हो। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसके प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित करके उस पर हमला कर दिया। बूम! एक चमकीली लाल मुट्ठी किसी उल्का की तरह पार्थ की ओर जोर से बढ़ी जिससे भयानक विस्फोट हुआ। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ जब्बार के इस हमले से बच पाएगा या फिर वो अपना पहला मुकाबला ही हार जाएगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़े। 6:132 के बाद एक जीत बहती हवा रो। पारदर्शी छाया कदम पार्थ का शरीर धुंधला होकर तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो गया और फिर एक मछली की तरह वो जब्बार के हमलों के इर्द गिर्द घूमने लगा। लाल रोशनी से चमकती आकृति के कारण दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहे थे। वे जब्बार के हमलों को तो देख सकते थे लेकिन पार्थ के शरीर को नहीं। अब पार्थ ने भ्रामक मछली चित्र को पूरी तरह से समझ लिया था। इस वजह से उसकी पारदर्शी छाया कदम तकनीक अपने अधिकतम स्तर को पार कर गई थी। पार्थ का शरीर सिर्फ धुंधला ही नहीं हुआ था बल्कि असली नकली के भ्रम और बदलाव से भरा हुआ था। हालांकि जब्बार का हमला काफी मजबूत था लेकिन उनमें से कोई भी पार्थ के कपड़े तक को छू भी नहीं पाया था। उसका गति कौशल भी बहुत अच्छा था और इस वजह से जब्बार ये पता नहीं लगा सका कि पार्थ की कौन सी आकृति वास्तविक थी और कौन सी भ्रामक। वो हर बार भ्रम में ही फंस जाता था। पार्थ ने अपने गति कौशल में सरणियों से मिला आत्मज्ञान समाहित कर लिया है। क्या ऐसा हो सकता है? आचार्य बलभद्र ने पार्थ की आकृति को देखा और उनकी आंखों आश्चर्य के भाव आ गए। अखाड़े में दोनों ने थोड़ी देर तक ऐसे ही मुकाबला जारी रखा। भले ही जब्बार की ज्वलंत सूर्य निर्देशिका वास्तव में काफी शक्तिशाली हो लेकिन वो हर बार चूक जा रहा था। इसके बावजूद उसकी ताकत से शीर्ष 10 स्थानापन्न आंतरिक शिष्य भी काफी हैरान हो गए थे। यहाँ तक कि पार्थ भी उसका सीधे सामना नहीं करना चाहता था। सबसे पहले तो उसने एक मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक का इस्तेमाल किया। भले ही जब्बार इसे उच्च स्तर तक प्रशिक्षित न कर पाया हो फिर भी ये काफी शक्तिशाली था। दूसरे, पार्थ बाद के मुकाबलों के लिए अपनी ताकत बचा कर रखना चाहता था। ज्वलंत सूर्य का तीसरा वार जब्बार के शरीर पर एक हल्की लाल चमक दिखाई दी।
उसके हाथों से एक के बाद एक 3 बार गर्म लाल मुट्ठियां बाहर निकली, जिससे एक व्यापक लाल हवा की लहर सभी दिशाओं में फैल गई। अगर उसने सही से इस हमले का इस्तेमाल किया तो केवल एक हमले में ही वो आदर्श को भी हरा सकता था, जो पार्थ से पहले 13वें स्थान पर था। और शायद यही वजह थी कि उसमें पार्थ को चुनौती देने का आत्मविश्वास था। लेकिन तभी जवार के चारों ओर पार्थ की भ्रमपूर्ण आकृति चक्कर लगाने लगी और इसी बीच उसने आखिरकार अपनी चाल चल दी। वही पार्थ की नक्षत्र उंगली अलग अलग दिशाओं से बार बार हमला कर रही थी। उसकी उंगली से निकलने वाली प्रकाश की कुछ धारियां सीधी थीं, जबकि कई घुमावदार थीं, लेकिन वे अभी भी जबार की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। जबार का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि पार्थ के हमले काफी तेज थे और उन असली हमले को ढूंढना काफी मुश्किल था। वैसे भी पार्थ की तेज गति के कारण वो केवल आध्यात्मिक शक्ति के हमले से निकलने वाली आवाज के द्वारा पार्थ की स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नक्षत्र उंगली को भ्रामक मछली चित्र से प्राप्त ज्ञान के साथ मिलाने के बाद ये लगभग पूरी तरह से एक नई तकनीक की तरह लग रहा था, जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, चपलता और भ्रम से भरी हुई थी। जरूरी नहीं है कि आप जो देखें या सुने वो हमेशा वास्तविक ही हो, क्योंकि कानों और आंखों को भ्रम से धोखा दिया जा सकता है। तभी प्रकाश की एक किरण सीधे जवार के कंधे से होकर निकली और एक खूनी घाव छोड़ दिया, और इसने जवार के शरीर को हिला दिया। तुरंत ही दूसरी और तीसरी किरण भी आ गई। जब्बार अब एक हताश स्थिति में पहुंच गया था और उसे जवाबी कार्यवाही करने के लिए ज्वलंत सूर्य निर्देशिका को संपूर्ण शक्ति से प्रसारित करना पड़ा। लेकिन हर बार वो पार्थ के कपड़ों को भी छूने में कामयाब नहीं पा रहा था। पार्थ की गति और आक्रामक कौशल ने हर बार जब्बार को धोखा दे दिया। जल्द ही जब्बार के शरीर पर 7 से 8 खून के धब्बे दिखाई देने लगे और उसके बाल पूरी तरह से बिखर गए थे। इस दौरान जवार ने अपनी काफी ऊर्जा खर्च कर ली थी और वो घायल हो गया था। अगर पार्थ उस पर रहम नहीं दिखा रहा होता तो हो सकता है कि वो पहले ही अपनी जान गंवा चुका होता। इसके साथ ही पूरे मुकाबले के दौरान वो पार्थ को छूने में भी सक्षम नहीं होने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इस असहाय भावना की वजह से उसने अपना आप खो दिया। प्रज्वलित सूर्य तरंग विनाश जबार की हथेली हवा में तेजी से आगे बढ़ी और सीधे पार्थ से टकरा गई, जो उसके सामने ही मौजूद था। इस दृश्य के कारण विशेष और बाकी लोग जो दर्शक दीर्घा में मौजूद थे, उनकी डर से चीख निकल गई। उनके मुताबिक पार्थ बहुत लापरवाह हो गया था। लेकिन तभी पार्थ की आकृति हवा में गायब हो गई। जबार ने अपने दिल में पार्थ को गाली दी और इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक तीखी आध्यात्मिक शक्ति ने उसके शरीर को पीछे से भेद दिया। जबार का शरीर अकड़ गया और वो बड़ी मुश्किल से घूम पाया और फिर उसने पार्थ की ठंडी आंखों को देखा। अगर ये वास्तविक जीवन मृत्यु की लड़ाई होती तो आप पहले ही 1000 बार मर चुके होते। किसी की उच्च साधना और मजबूत आक्रामक तकनीक होने का क्या मतलब है? लेकिन यदि उसके पास वास्तविक मुकाबले की शक्ति ही शून्य है तो इन सब का कोई फायदा नहीं होगा। पहली लड़ाई चुनौती देने वाला जबार हार गया, आचार्य बलभद्र ने घोषणा की। जबार के हारने के बाद रावत बंधुओं की अहंकार से भरी अभिव्यक्ति बदल गई और उनके भाव गंभीर हो गए। अगर देखा जाए तो जब्बार की शक्ति के आधार पर उसे शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता था और उसके बावजूद पार्थ उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। इस तरह से ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि पार्थ की ताकत उन दोनों भाइयों से ज्यादा मजबूत थी, कमजोर नहीं। दूसरी लड़ाई पार्थ 13वें स्थान पर बनाम रोहित रावत 9वें स्थान पर पार्थ अब चुनौती देने वाले बन गया था। रोहित रावत का भारी शरीर किसी बिल्ली की तरह था और वो झपटते हुए अखाड़े की तरफ आ रहा था। पार्थ की पुतली थोड़ी सी कुड़ गई। उसने पाया कि रोहित रावत की चाल तेज थी और वो उसके शरीर में निहित अपार शक्ति को देख सकता था। एक फुर्तीला शरीर न केवल वो शारीरिक सुदृढ़ीकरण में एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है,
बल्कि वो अर्ध आध्यात्मिक मंडल का योद्धा भी है। उसके मन में रोहित रावत के ताकत की एक छवि बन गई थी। शरीर की मजबूती और गति के मामले में रोहित रावत जब्बार से काफी बेहतर था। लौह मुष्टि का रोहित रावत पार्थ के सामने कूद गया और उसने पार्थ की ओर जोर से अपनी मुट्ठियां चला दी। बूम! अखाड़े की काली चट्टान से बनी जमीन पर 1 फुट का गड्ढा बन गया था। रोहित रावत की लौह मुष्टिका एक अत्यंत प्रभावशाली तकनीक थी जो अपने सामने की हर चीज मिटा सकती थी। पार्थ ने तुरंत पारदर्शी छाया कदम तकनीक के साथ जवाब दिया और रोहित रावत के हमले से बच गया। लेकिन रोहित रावत की युद्ध की समझ जवार की तुलना में बेहतर थी, इसलिए उसने पार्थ के वास्तविक आकृति को पहचान लिया और तुरंत की उसकी तरफ बढ़ गया। रेखीय नक्षत्र उंगली रोहित रावत के पार्थ के रक्षात्मक अवरोध को तोड़ने से पहले ही एक कर्कश ध्वनि प्रकट हुई और रोहित की आकृति हवा में घूम गई। रोहित रावत के पैर में घाव के निशान रह गए थे जिनसे खून निकल रहा था और वो दर्द से कराह रहा था। पार्थ के सफल होने का कारण यह था कि वो अपनी दिव्य दाहिनी आंख से रोहित रावत की छोटी से छोटी कमी को भी पकड़ने में सक्षम था। रोहित रावत को खुद भी नहीं पता चला कि उस वक्त क्या हुआ था। पैर में चोट लगने के बाद रोहित रावत की गति धीमी हो गई और वो जल्द ही पार्थ की नक्षत्र उंगली से बार बार घायल होने लगा और लगभग 10 खूनी घावों के बाद पार्थ ने उसे उठाकर अखाड़े से बाहर फेंक दिया। धम! रोहित रावत चेहरे के बल जमीन पर जा गिरा और नफरत में अपने दांत पीस लिए। यदि शुरू में ही उसके पैर में चोट न लगी होती तो वो इतनी जल्दी नहीं हारता। भाई, ये लड़का थोड़ा अजीब है, सावधान रहना, रोहित रावत ने राहुल रावत को चेतावनी दी जो अखाड़े में जाने ही वाला था। उसके बड़े भाई की ताकत उससे भी अधिक थी और वे काफी शांत स्वभाव का था। राहुल रावत, तुम्हें इस बच्चे को ज्यादा पीटने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस उसका थोड़ा समय बर्बाद करना है और उसे अधिक ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मजबूर करना है। उसके कान में एक आवाज पड़ी। राहुल रावत ने ये सुनकर अपना सिर हिलाया और धीरे धीरे बेहद शांति से अखाड़े में प्रवेश कर गया। पार्थ अपने तीसरे प्रतिद्वंद्वी का बारीकी से निरीक्षण किए बिना नहीं रह सका। राहुल रावत की आभा उसके भाई से अधिक मजबूत थी। फौलादी बाज पंजा राहुल रावत का गति कौशल काफी अच्छा और साथ ही वो बेहद फुर्तीला था। उसका वार शक्तिशाली और बिजली की तरह तेज था। बिजली की तरह तेज पंजा जो मोटे लोहे को भी चकनाचूर कर सकता था, हवा में तेजी से आगे बढ़ गया। पारदर्शी छाया कदम पार्थ का शरीर फिर से धुंधला हो गया और राहुल रावत की घातक चाल को नाकाम कर दिया। इसके बाद की दोनों प्रतिद्वंद्वियों ने अपने हमलों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया, लेकिन पार्थ ने पाया कि राहुल रावत ने कभी भी जल्दबाजी में हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वो हमेशा एकाग्रचित्त रहता था और साथ ही उसने पार्थ को कमजोर समझने की भूल नहीं की। राहुल रावत की आंखें तेज थीं। उसने पार्थ को देखा और कहा, पार्थ, मैं मानता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मुझे हराना आसान नहीं होगा। उसका उद्देश्य सिर्फ पार्थ की ऊर्जा बर्बाद करना था और कुछ नहीं। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ राहुल रावत की इस चाल का कोई तोड़ निकाल पाएगा या फिर उसे हारने में ही अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर लेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़े। 6:133 तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, फिर भी आज तुम हारोगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ अलग तरह की कहानी लेकर आपके सामने आऊं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको महगथ जनितोत्गादहुद की कहानी भी जरूर पसंद आएगी, इसलिए एक बार उसे पढ़कर जरूर देखना। राहुल रावत का सामना करते समय पार्थ थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था और हालांकि राहुल रावत रोहित रावत और जवार से अधिक मजबूत था, लेकिन ये उसकी परेशानी का मुख्य कारण नहीं था, बल्कि ये उसके प्रतिद्वंद्वी के रवैये के कारण था। सबसे पहले उसने खुद ही स्वीकार किया था कि वो पार्थ जितना मजबूत नहीं था।
इसका मतलब ये था कि वो अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर समझकर उसे हल्के में नहीं लेगा। इसके विपरीत, वो पार्थ से लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करेगा। इसके अलावा उसका उद्देश्य जीतना नहीं था, बल्कि पार्थ की ऊर्जा को खर्च करना था। भले ही पार्थ की आक्रामक तकनीक काफी मजबूत और भ्रामक थी, लेकिन राहुल रावत ने कोई भी जल्दबाजी में हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि पार्थ वास्तव में किस जगह पर है। मैं उसे 10 चालों में हरा सकता हूँ। लेकिन फिर पार्थ का शरीर अचानक से चमक उठा और वो राहुल रावत के सामने फिर से दिखाई दिया। बेहद शांत दिख रहे राहुल रावत का सामना करते हुए पार्थ ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। युद्ध कौशल का उपयोग करने के बजाय अब उसने राहुल रावत पर हावी होने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अनंत पर्वत राहुल रावत ने अपनी बाहें फैला दी और उसकी आभा किसी विशाल पर्वत की तरह स्थिर और गहरी हो गई और ये पार्थ के हमले से टकरा गई। बूम! दोनों के बीच टक्कर के कारण विस्फोट की आवाज आई। देखने में तो ये आध्यात्मिक शक्ति की लड़ाई लग रही थी, लेकिन कुछ पल के बाद राहुल रावत गुराया और वो कई कदम पीछे चला गया था। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते समय पार्थ को आखिरकार एक दोष दिखाई दिया और उसने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। पार्थ के होठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसे विश्वास था कि जब वो विरोधी पर अपनी पूरी ताकत का उपयोग करेगा तो वो कोई न कोई दोष ढूंढ ही लेगा। जब कोई रणनीति काम नहीं करे तो ताकत का इस्तेमाल ही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, और पार्थ की इस चाल ने आखिरकार प्रतिद्वंद्वी से जबरदस्ती एक गलती करवा दी। रेखीय नक्षत्र उंगली बवंडर रुख पार्थ ने फायदा उठाते हुए हमला करना जारी रखा। प्रकाश की किरणें किसी उल्कापिंड की तरह थीं, जिनकी शक्ति नश्वर मंडल की सीमाओं को पार कर गई थी। इस समय जो भी बाहरी शिष्य वहां मौजूद थे, वे सभी मुंह खोलकर इस नजारे को निहार रहे थे। उन्हें भी मानना पड़ा कि पार्थ को शीर्ष 5 में स्थान दिया जा सकता है और उसे तीसरे स्थान वाले शिष्य को चुनौती देने का पूरा अधिकार है। वो राहुल रावत केवल कुछ ही हमलों को रोकने में सक्षम हो पाया था, और उसके बाद उसने अपने मुंह से खून उगल दिया। भले ही उसने पार्थ की ऊर्जा को खर्च करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बुरी तरह से हार गया। उसकी मूल योजना के अनुसार उसे सिर्फ पार्थ की ऊर्जा बर्बाद करनी थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि पार्थ अपने सबसे शक्तिशाली हमले का उपयोग करेगा और उसे इतने कम समय में हरा देगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। राहुल रावत ने बेबसी से रेहान की ओर देखा। रेहान की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। तुमने पार्थ को पहले ही अपनी पूरी शक्ति से हमला करने को मजबूर कर दिया था, इसलिए उसकी थोड़ी ऊर्जा तो खर्च हुई ही होगी। पार्थ को अपनी तीसरी लड़ाई जीते देख दर्शक तो जैसे पागल ही हो गए। आज से पहले उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि पार्थ इतनी जल्दी और कुशलता के साथ एक के बाद एक 3 प्रतिद्वंद्वियों को हरा पाएगा। मौजूदा स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि पार्थ ने सभी मुकाबले बहुत ही आसानी से जीते थे और उसे कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। राहुल रावत को हराने के बाद अब पार्थ की रैंकिंग बदल गई थी। चौथी चुनौती, पार्थ 8वें स्थान पर बनाम रेहान तीसरे स्थान पर। आचार्य बलभद्र की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी। लगातार 3 लड़ाइयां जीतने के बाद क्या पार्थ आखिरी लड़ाई भी जीतने में कामयाब हो पाएगा? हर कोई जानता था कि आज रेहान ही पार्थ का सबसे ताकतवर प्रतिद्वंद्वी था। तीसरे स्थान पर होने के नाते रेहान बाहरी शिष्यों के सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से एक था। यहाँ तक कि उसने उन योद्धाओं को भी चुनौती दी थी जो आध्यात्मिक मंडल में पहुंच चुके थे। इस तरह से देखा जाए तो रेहान की ताकत नश्वर मंडल के किसी भी योद्धा से अधिक हो गई थी। पार्थ, तुम्हारे पास मेरा सामना करने का कोई मौका नहीं होगा। रेहान का भारी और मांसल शरीर एक छलांग के साथ अखाड़े में कूद गया। जैसे ही वो अखाड़े की जमीन पर उतरा तो जमीन को हिलाकर रख दिया। फर्श पर लगे
कठोर काले पत्थर पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई देने लगीं। अखाड़े में कदम रखते ही रेहान ने दिखा दिया था कि वो कितना शक्तिशाली था। रेहान ने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए, जिससे उसका बलिष्ठ शरीर दिखाई देने लगा। उसके शरीर से जो आभा निकल रही थी वो शीर्ष स्तरीय हिंसक पशुओं को भी डरा सकती थी। बाहर के सभी शिष्यों ने ठंडी सांस ली और उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। रेहान की आभा किसी अधिक स्तरीय हिंसक पशु के करीब मालूम हो रही है। पार्थ के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। आधे महीने पहले की तुलना में अब रेहान की ताकत बढ़ गई थी। ये देखते हुए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वो कैसे तीसरे स्थान पर पहुंचने में कामयाब रहा था। पार्थ अपनी दिव्य दाहिनी आंख से देख सकता था कि रेहान का शरीर लगभग आध्यात्मिक मंडल में पहुंचने ही वाला था। उसने और रेहान दोनों ने शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और उनका लक्ष्य एक ही था, अपनी शारीरिक शक्ति के साथ आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करना। लेकिन दोनों की तुलना में रेहान पार्थ से ज्यादा करीब था। आखिरकार रेहान ने काफी पहले ही कबीले में प्रवेश किया था और यहाँ लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया था। यदि वो आध्यात्मिक मंडल में पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो वो पिछले 100 वर्षों में अपने शारीरिक शक्ति के साथ आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करने वाला पहला बाहरी शिष्य होता। रेहान धीरे धीरे पार्थ के करीब पहुंच गया। सुनहरी धातु मुष्टिका रेहान की मुट्ठी पर सोने की एक परत फैलती दिख रही थी। पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख थोड़ी सी खुड़ गई और उसकी अभिव्यक्ति अचानक से गंभीर हो गई। बूम! रेहान ने तुरंत ही अपने मुक्के को पार्थ की तरफ चला दिया। रेहान की विस्फोटक ऊर्जा और गति रावत भाइयों से कहीं अधिक थी। दर्शक दीर्घा में मौजूद बाहरी शिष्य सदमे में तमाशबीन की तरह सामने का नजारा देख रहे थे। रेहान का ये शक्तिशाली मुक्का सहस्रार चक्र के किसी भी साधक को तुरंत मार सकता था। रजत पर्वतीय विस्फोट, इसी के साथ ही पार्थ की ताकत में भी विस्फोट हो गया। ये हमला मुक्के के खिलाफ मुक्का जंगलीपन और शक्ति से भरा हुआ था। इसमें किसी भी तरह की कोई रणनीति या कौशल शामिल नहीं था। सभी बाहरी शिष्यों ने एक धमाका सुना। ये धमाका इतना जोरदार था कि वहां मौजूद लोगों के कान कुछ समय के लिए सुन हो गए। पार्थ और रेहान दोनों ही तुरंत पीछे हट गए और जमीन पर बड़ी दरार दिखने लगी। पार्थ अपने शरीर को स्थिर करने से पहले करीब 9 कदम पीछे हट गया था, जबकि रेहान केवल 8 कदम ही पीछे गया था। वैसे तो इस हमले में रेहान का पल्लड़ा भारी था, लेकिन इस दृश्य ने दर्शक दीर्घा में मौजूद बाहरी शिष्यों को झकझोर दिया। पार्थ आमने सामने की लड़ाई के बावजूद रेहान के इस हमले से कुचला नहीं था। वो लड़का भी शरीर को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है और वो रेहान का मुकाबला करने में भी सक्षम है। दर्शकों में चर्चा छिड़ गई। ये कुछ ऐसा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सबसे स्तब्ध तो स्वयं रेहान था। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि किसी के शरीर को मजबूत करना कितना कठिन है, और इसके साथ ही वो इस बात से भी हैरान था कि उनके सामने जो युवक मौजूद है वो केवल 15 से 16 वर्ष का ही था। वो इतनी जल्दी इस स्तर तक कैसे पहुंच पाया? ये जानना होगा कि रेहान की खुद की उम्र 24 से 25 साल थी। वो पार्थ से लगभग 8 से 9 साल बड़ा था। यदि वो 30 तक आध्यात्मिक मंडल तक नहीं पहुंच पाया तो उसे कबीले द्वारा बाहर फेंक दिया जाएगा। उसके शारीरिक सुदृढ़ीकरण का स्तर वास्तव में मुझसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तुरंत ही पार्थ के शरीर में उसकी दिव्य दाहिनी आंख की ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर पानी की तरह शांत हो गई। उसकी रजत दीवार तकनीक मुख्य रूप से शारीरिक शक्ति और सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित थी। रेहान ने जिस शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक में प्रशिक्षण लिया था, जो रजत दीवार तकनीक से कमजोर नहीं थी और साथ ही ये उच्च स्तर पर भी पहुंच गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें शरीर को मजबूत बनाने पर भी ध्यान दिया है और इसे उच्च स्तर पर प्रशिक्षित किया है, लेकिन आज तुम इसके बाद भी हारोगे। रेहान की अभिव्यक्ति कठोर थी और उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं। अपनी दिव्य दाहिनी आंख के माध्यम से
पार्थ ने महसूस किया कि रेहान की आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक दोनों ही उसकी हड्डियों के साथ पूरी तरह से मिल गई है। अचानक से रेहान की हड्डियों के टूटने की आवाज आई और उसने एक भयानक आभा बिखेरी। पार्थ का दिल उछल गया। उसे लग रहा था कि वो एक अधिक स्तर के हिंसक पशु से लड़ रहा है। ये कल्पना करना कठिन था कि रेहान अपने शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक के किस स्तर तक पहुंच गया था जिससे वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति और शरीर शक्ति को पूरी तरह से एक साथ मिलाने में कामयाब हो रहा था। स्वर्ण कांस्य एकीकृत शरीर रेहान की आभा अचानक एक स्तर और मजबूत हो गई और उसके शरीर पर एक सुनहरी कांस्य रंग की परत दिखाई देने लगी। रेहान के पास स्वर्ण कांस्य एकीकृत शरीर तकनीक का उपयोग करने के बाद आध्यात्मिक मंडल में योद्धाओं को भी चुनौती देने की क्षमता आ गई थी। सुनहरी धातु मुष्टिका एक सुनहरे मुक्के ने हवा में बढ़ते हुए पार्थ को घेर लिया। उसकी गति बहुत तेज थी। सामान्य स्थिति में तो पार्थ भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाता, लेकिन इस समय पार्थ की दिव्य दाहिनी आंख की शक्ति अधिकतम स्तर पर प्रसारित हो रही थी और इस वजह से वो रेहान की बिजली की तरह तेज हमले को रोकने में सक्षम हो पाया। बूम! पार्थ का शरीर इस हमले की वजह से 10 गज पीछे चला गया। अगर उसकी रज दीवार तकनीक इतनी शक्तिशाली नहीं हुई होती तो मुक्के से उसने खून की उल्टी कर दी होती। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ रेहान की इस भयानक ताकत का मुकाबला कर पाएगा या फिर इस बार उसे हार का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर डे 6134 तुम सब की टांगे तोड़ दूंगा। इस हमले से रेहान ने पार्थ को अखाड़े के किनारे पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर वो एक बार अखाड़े से बाहर पहुंच गया तो इसका मतलब होगा कि वो हार गया। वही, इससे पहले कि पार्थ इस हमले से संभल पाता, रेहान का एक और हमला उसकी तरफ आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि रेहान का मुक्का पार्थ से टकराता, पार्थ का शरीर वहां से गायब हो गया। रेहान इस बार चूक गया था। बहती हवा रुख। पारदर्शी छाया कदम। पार्थ ने बहती हवा रुख को अपने गति कौशल से मिला दिया, जिसकी वजह से पार्थ का गति कौशल अपने चरम स्तर पर पहुंच गया। वही, भ्रामक मछली चित्र से प्राप्त समझ के साथ पार्थ खुद पानी में मौजूद मछली की तरह तेज हो गया। पार्थ की तुलना में रेहान की आक्रामक तकनीक कमजोर थी। पार्थ ने कई बार भ्रम का उपयोग करके उसे बरगलाया, जिससे उसके कई हमले विफल हो गए थे। साथ ही इस समय पार्थ ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख को पूरी क्षमता के साथ प्रसारित कर दिया था और रेहान के स्वर्ण कांस्य एकीकृत शरीर का निरीक्षण करना शुरू किया। स्वर्ण कांस्य एकीकृत शरीर ये रेहान की मारक चाल थी और जब वो इसका इस्तेमाल करता था तो उसकी शारीरिक शक्ति और रक्षा शक्ति काफी हद तक बढ़ जाती थी। इस हमले ने पार्थ को पीछे धकेल दिया था और वो लगभग घायल हो गया था। इस समय पार्थ ने रेहान के इस हमले की खामियों का निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य दाहिनी आंख की शक्ति जागृत कर रखी थी, जिसकी वजह से उसे रेहान के शरीर में लाल और सुनहरी रोशनी दिखाई दी। शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक और आध्यात्मिक शक्ति के बीच सही तालमेल। बस कुछ दिन में ही वो अपने शरीर के साथ आध्यात्मिक मंडल में पहुंच जाएगा। इस परिणाम से पार्थ का दिल उछल गया। ऐसी अफवाहें थीं कि शीर्ष स्थानापन्न आंतरिक शिष्यों में आध्यात्मिक मंडल में योद्धाओं को भी चुनौती देने की क्षमता थी। शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीक साधना का सबसे सरल तरीका था और ये किसी को शारीरिक शक्ति के साथ दूसरों पर हावी होने का मौका देता था। इसलिए शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीकों में वास्तव में काफी कम दोष होते थे। पार्थ को अपनी दिव्य दाहिनी आंख से भी रेहान में कोई स्पष्ट दोष नहीं मिला। वो स्वर्ण कांस्य एकीकृत शरीर के पीछे के सिद्धांत को देख सकता था, लेकिन क्योंकि दो शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीकों की शैली अलग अलग होती थी, इसलिए वो इसे कम समय में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लड़के, मैं देखूंगा कि तुम कितने समय तक मेरा मुकाबला कर सकते हो। रेहान की जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने जल्दबाजी में हमला करने की बजाय पार्थ के वास्तविक शरीर को खोजने की कोशिश की।
पार्थ के आक्रामक कौशल के भ्रामक मछली चित्र के साथ मिल जाने के बाद हर जगह भ्रम ही भ्रम दिखाई दे रहा था, जिससे एक अराजक स्थिति बन गई। इस दौरान अगर विरोधी जल्दबाजी में हमला करता है तो उसे धोखा देना आसान हो जाता है, लेकिन एक शांत और तार्किक व्यक्ति अपने हमले को रोक लेगा, जिससे भ्रामक मछली चित्र का प्रभाव कम हो जाएगा। काफी देर तक रेहान अपनी जगह से नहीं हिला। वो लगातार पार्थ के असली शरीर को खोजने की कोशिश कर रहा था और वो अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर प्रतिद्वंद्वी अपनी जगह से नहीं हिलेगा तो मैं उसे मजबूर कर दूंगा। नक्षत्र उंगली। पार्थ ठंडेपन से हंसा और रेहान पर संपूर्ण शक्ति के साथ नक्षत्र उंगली से हमला किया। डिंग। हमले के दौरान रेहान के शरीर पर एक चिंगारी दिखाई दी। ये तेज हमला भी उसके बचाव को भेद भी नहीं पाया। हा हा हा, ये हमला बेहद कमजोर है। कितनी भयानक रक्षा शक्ति है। पार्थ के दिल की धड़कन रुक गई। स्वर्ण का से एकीकृत शरीर का बचाव उसके रजत सुरक्षा कवच से भी मजबूत था। सुनहरी धातु मुष्टिका। रेहान चिल्लाया और उसने पार्थ पर अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। ये हमला इतना भयानक था कि इस मुट्ठी से निकलने वाली आध्यात्मिक शक्ति ही सहस्रार चक्र और उससे नीचे के योद्धा को मार सकती थी। रजत सुरक्षा कवच। पार्थ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को चरम स्तर तक प्रसारित किया और अपनी रजत दीवार तकनीक के रक्षात्मक कौशल का उपयोग किया। उसकी त्वचा पर पारदर्शी चांदी की एक पतली परत दिखाई देने लगी। बूम। मुट्ठी ठीक अपने निशाने पर लगी और चांदी की पारदर्शी बाधा थोड़ी हिल गई और उसका रंग फीका पड़ गया। पार्थ को लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर हमला कर रहा है और इस दबाव में उसकी निर्वतनम श्वास तकनीक अधिकतम स्तर को पार कर गई। क्रैक। इस हमले से, जो किसी आध्यात्मिक मंडल के योद्धा को भी पीछे धकेल सकता था, रजत सुरक्षा कवच आखिरकार टूट गया। लेकिन पार्थ ने इस ऊर्जा का उपयोग 10 गज पीछे जाने के लिए किया और वो अपनी पारदर्शी छाया कदम तकनीक का उपयोग करके पीछे हट गया। रजत सुरक्षा कवच के नष्ट होने से निकलने वाली ऊर्जा ने रेहान को भी पीछे धकेल दिया गया और उसकी अभिव्यक्ति पहली बार गंभीर हो गई। इस मुकाबले में गति और शक्ति में पार्थ का प्रदर्शन एक बार फिर उसकी अपेक्षाओं से अधिक हो गया था और थोड़े समय तक उससे बराबरी का मुकाबला लड़ने में सक्षम था। वहीं रेहान को यह भी स्वीकार करना पड़ा कि वो आक्रामक कौशल में पार्थ जितना अच्छा नहीं था। पार्थ ने भ्रामक मछली चित्र को पूरी तरह से समझ लिया था और इसे गति कौशल के साथ उपयोग किए जाने पर सबसे अच्छा परिणाम मिलता था। इसलिए पारदर्शी छाया कदम तकनीक और भी मजबूत हो गई थी। इसके अलावा निर्वतनम श्वास तकनीक ने पार्थ को घनी और गहरी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की थी। अगर पार्थ चाहता तो वो रुककर आमने सामने का मुकाबला भी कर सकता था, लेकिन रेहान ऐसा होते नहीं देखना चाहता था, क्योंकि पार्थ का लक्ष्य बराबरी के लिए लड़ना नहीं था। नक्षत्र उंगली। बवंडर रुख। सुनहरी धातु मुष्टिका। रजत पर्वतीय विस्फोट। दो योद्धा कई बार एक दूसरे से टकराए और अलग हो गए। इस बार पार्थ ने आगे बढ़कर हमला किया था, जबकि रेहान बचाव की मुद्रा में था। सभी बाहरी शिष्य हैरान रह गए। इस पार्थ की ताकत तो रेहान के बराबर ही लग रही है। रेहान का मुकाबला करने के लिए वो सिर्फ अपनी गति पर भरोसा कर रहा है। अगर वे आमने सामने लड़ते तो पार्थ रेहान का मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन गति कौशल भी योद्धा की ताकत का ही एक हिस्सा है। मुझे तो लगता है कि गति के मामले में वो हर बाहरी शिष्य को मात दे सकता है। उन्होंने चाहे कुछ भी कहा हो, भीड़ अभी भी पार्थ की असली ताकत को देखकर दंग रह गई थी। उनकी निगाहें अखाड़े में मौजूद दो आकृतियों पर ही टिकी थीं। पार्थ का आक्रामक कौशल काफी भ्रामक था और हर बार दर्शक भ्रमित हो जाते थे। पिछले 10 हमलों में से रेहान वास्तविक लक्ष्य पर केवल 2 से 3 हमले ही कर सका और उसे भाग्य के भरोसे ही रहना पड़ा। इसी तरह दोनों ने लगभग 40 से 50 हमले किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बवंडर रुख। रहस्यमय पवन हथेली। पार्थ अचानक हवा में उछल गया और उसकी लड़ने की शैली बदल गई थी।
उसकी हथेली से एक नीला प्रकाश प्रकट हुआ जो तेजी से घूम रहा था। उसने आसपास की हवा को अपनी तरफ खींच लिया। वैसे तो ये चाल धीमी लग रही थी, लेकिन ये वास्तव में बहुत तेज थी और ऐसा लग रहा था कि ये प्रकृति की शक्ति का उपयोग अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटने के लिए कर रही है। ये वही हमला है आदर्श। जो दर्शक दीर्घा से ये मुकाबला देख रहा था ने अपनी सांस रोक ली। पार्थ की ये चाल रहस्यमय पवन हथेली थी जिसने उस दिन आदर्श को हरा दिया था, लेकिन अब पार्थ की चाल पहले से 2 गुना अधिक मजबूत हो गई थी। सुनहरा आकाश स्तंभ रेहान ने आक्रामक और रक्षात्मक कौशल को एक साथ इस्तेमाल किया। उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ ऐसे उठे जैसे वो स्वर्ग को ऊपर धकेलना चाहता हो। 2 मारक चालें मध्य हवा में जोरदार तरीके से टकराईं और लगातार डिंग डिंग की आवाजें आती रही। इस समय एक आकृति हवा में थी जबकि दूसरी जमीन पर थी। जैसे ही हमले एक दूसरे से टकराए, ऊर्जा का एक अराजक उछाल आसपास के क्षेत्र में फैल गया और धूल की एक परत उड़ गई जिसने अखाड़े को पूरी तरह से ढक लिया। ये कुछ समय तक चलता रहा और फिर दोनों आकृतियां एक दूसरे से दूर हो गईं। एक सुनहरी आकृति दूर पीछे की तरफ चली गई, जबकि दूसरी आकृति हवा में पलट गई और धीरे से जमीन पर आ गिरी। जैसे ही अखाड़े से धूल की परत हटी, तो 2 आकृतियों को देखा जा सकता था। पार्थ हमेशा की तरह ही दिख रहा था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे, जबकि रेहान के शरीर पर दसियों खून के निशान दिखाई दिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी दर्शकों ने ठंडी सांसें लीं। किसने सोचा होगा कि रेहान की ऐसी हालत भी हो सकती है। शायद वो जल्द ही शीर्ष बाहरी शिष्य बन जाएगा। पास से एक साफ आवाज आई। इस आवाज को सुनकर कई लोगों के शरीर अकड़ गए, विशेष रूप से आदर्श और रावत बंधुओं जैसे स्थानापन्न आंतरिक शिष्यों ने बोलने वाले व्यक्ति को सम्मान से देखा। भीड़ में से एक रास्ता बना और एक युवक सामने आया। इस युवक का चेहरा सामान्य था और उसके भाव बेहद शांत थे, लेकिन ये वो इंसान था जिसने सभी बाहरी शिष्यों को गर्व करने का मौका दिया था। ये प्रथम स्थान पर काबिज नकुल है। क्या वो यहाँ आया है? मैंने सुना है कि एक बार नकुल ने आध्यात्मिक मंडल के आंतरिक शिष्य को भी पीटा था। नकुल की उपस्थिति ने सभी के अंदर सदमे की लहर पैदा कर दी। शीर्ष बाहरी शिष्य जब्बार, मीनाक्षी थापा, विशेष और बाकी सभी ने इस अफवाह वाले व्यक्ति को देखा। जब से वे शिष्य बने थे, उन्होंने लोगों को कई बार नकुल की तारीफ करते सुना था। जाहिर तौर पर नकुल की क्षमता भी बहुत ही औसत थी। उसके पास केवल अर्ध आध्यात्मिक शरीर था और वो बड़ी मुश्किल से कबीले में प्रवेश कर पाया था, लेकिन वो अपनी कड़ी मेहनत से बाहरी शिष्यों के शीर्ष सिंहासन तक पहुंचने में कामयाब रहा था। नकुल, क्या आपका मतलब पार्थ से है? क्या वो शीर्ष बाहरी शिष्य बन जाएगा? क्या आपको लगता है कि वो आपसे भी मजबूत हैं? कुछ स्थानापन्न आंतरिक शिष्य हैरानी में एक के बाद एक सवाल पूछ रहे थे। सबसे पहले, उसका आक्रामक कौशल बाहरी शिष्यों में सबसे अच्छा है, और ये सच है कि मैं भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये बोलते हुए नकुल रुका। कुछ स्थानापन्न भीतरी शिष्यों ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। दूसरी बात, रेहान की रक्षा शक्ति बाहरी शिष्यों में सबसे अच्छी है। इसके बावजूद पार्थ अभी तक घायल नहीं हुआ है, जबकि रेहान को चोट लग चुकी है। भले ही ये थोड़ी सी चोट है, नकुल ने मुस्कुराते हुए कहा। मीनाक्षी थापा ने इस शीर्ष बाहरी शिष्य का निरीक्षण किया, लेकिन वो जिस भी नजरिए से देखती थी, ऐसा लगता था कि वो बेहद ही सामान्य प्रतिभा है। नकुल ने विश्लेषण किया, इसका मतलब है कि पार्थ का आक्रमण, रक्षा शक्ति और गति सभी शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है, इसलिए कुल मिलाकर वो रेहान से ज्यादा मजबूत है। रेहान का बचाव बाहरी शिष्यों में सबसे अच्छा है, और अगर पार्थ उसे हराने में कामयाब हो जाता है तो वो नया शीर्ष बाहरी शिष्य बन जाएगा। भीड़ ने महसूस किया कि नकुल की बात सही है। आखिरकार दूसरे स्थान पर रहने वाले स्थानापन्न आंतरिक शिष्य और रेहान का पिछले मुकाबला भी बराबरी पर समाप्त हुआ था।
इस बीच अखाड़े में स्थिति फिर से बदल गई। रेखीय नक्षत्र उंगली, आंशिक पवन रुख। पार्थ ने अचानक अपने हमलों में पवन के तीसरे रुख को मिला दिया। आंशिक पवन रुख बवंडर रुख की तुलना में बहुत मजबूत था। एक तेज आध्यात्मिक शक्ति हवा में चमक उठी और रेहान की तरफ बढ़ गई। पार्थ की उंगली से निकली रोशनी की किरण एक तेज खंजर की तरह थी और वो सीधे रेहान की कमर में घुस गई। कैसे कमर पर निशान को देखते ही रेहान का शरीर अकड़ गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके प्रतिद्वंदी ने इतनी आसानी से उसकी रक्षा शक्ति को तोड़ दिया है। इससे पहले कि कुछ और सोच पाता, उसके सामने एक और पतली रोशनी की किरण चमक उठी। इससे पहले कि रेहान प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी गर्दन पर एक खूनी निशान दिखाई दिया था। उसके शरीर के पूरे बाल खड़े हो गए और माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। ऐसा लगता था कि वो लगभग मृत्यु के द्वार में प्रवेश कर चुका था। दूसरी उंगली की ताकत जाहिर तौर पर पहले से थोड़ी कम थी, वरना उसका गला कट गया होता। जैसा मैंने सोचा था, रेहान के सामने खड़े होते ही पार्थ की आंखें चमक उठीं। बिना किसी संदेह के ये पार्थ का सबसे शक्तिशाली हमला था, जिसमें उसने रेखीय नक्षत्र उंगली तो आंशिक पवन रुख के साथ मिला दिया था। जब पार्थ ने बवंडर रुख को रहस्यमय पवन हथेली के साथ मिलाया था, तो हमला लंबे समय जारी रहा था, लेकिन ये रेहान के खिलाफ आंशिक पवन रुख जितना प्रभावी नहीं था। आंशिक पवन रुख की विशेषता इसका पैनापन था और ये शारीरिक सुदृढ़ीकरण तकनीकों के खिलाफ एकदम सही जवाब था। मेरी हार हुई। थोड़ी देर बाद ही रेहान को एहसास हुआ कि वो हार गया है, लेकिन उसे इस वास्तविकता का सामना करना पड़ा। उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया था। वो मुड़ा और अखाड़े से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, अगर दोबारा अपने चमचों के साथ मेरे भाइयों के आसपास भी दिखे तो तुम सब की टांगे तोड़ दूंगा। ये चेतावनी सुनकर रेहान, रावत बंधु, आदर्श सहित सभी बाहरी शिष्यों के शरीर ठंडे पड़ गए। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ की चेतावनी से डरकर रेहान और उसके चमचे अब पार्थ को परेशान नहीं करेंगे, या फिर इस बार वो किसी नए तरीके का इस्तेमाल करेंगे? जानने के लिए आगे के चैप्टर 6:135 शीर्ष बाहरी शिष्य 6:135 शीर्ष बाहरी शिष्य। माफ करना दोस्तों, रविवार होने की वजह से आज केवल एक चैप्टर अपलोड कर पाऊंगा। तब तक आप महगथ जनितों एक बार उसे पढ़कर जरूर देखना। कल से फिर हर दिन 2 चैप्टर अपलोड करूंगा। पार्थ की चेतावनी सुनने के बाद रेहान थोड़ी देर तक अपनी जगह पर ही रुका रहा, लेकिन फिर अपना सिर झुकाकर चुपचाप अखाड़े से बाहर चला गया। इस मुकाबले का विजेता है पार्थ। अचानक से आचार्य बलभद्र की आवाज गूंज उठी, जिसकी वजह से सभी बाहरी शिष्य अपने सपने से जाग गए। रेहान हार गया था। बाहरी शिष्यों के चेहरों पर सदमा दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा जैसे ये सब कितनी अचानक से हो गया था। पार्थ का आखिरी हमले ने रेहान के मजबूत रक्षा कवच को आसानी तोड़ दिया था। रेहान की गति और बचाव दोनों ही पार्थ की तुलना में कमजोर थे, इसलिए रेहान को भी अब अपनी जीत का कोई भरोसा नहीं था। अंतिम हमलों ने शीर्ष स्थान पर काबिज नकुल की अभिव्यक्ति को भी नाटकीय रूप से बदल दिया। कितना भयानक हमला था! ये हमला तो आध्यात्मिक मंडल के पहले सितारे वाले योद्धा के लिए भी खतरा हो सकता है। पार्थ का निरीक्षण करते हुए नकुल ने अपने दिल में अनुमान लगाया। स्थानापन्न आंतरिक शिष्यों के खिलाफ लगातार 4 जीत, ये कुछ ऐसा था जो 100 वर्षों में नहीं हुआ था, क्योंकि लगातार 4 शीर्ष शिष्यों को हराना इतना आसान नहीं होता। वहां उपस्थित सभी बाहरी शिष्यों ने पार्थ को भय और सम्मान के साथ देखा। पार्थ रेहान को भी हरा सकता है, जिसका मतलब है कि दूसरे स्थान पर काबिज रेणुका भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। मुझे तो लगता है कि पार्थ अपनी ताकत से पहले स्थान पर काबिज नकुल को भी हरा सकता है। भीड़ धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगी। शीर्ष 20 बाहरी शिष्यों को स्थानापन्न आंतरिक शिष्यों के रूप में भी जाना जाता था, और नकुल उन सब में शीर्ष स्थान पर था।
रेणुका और रेहान में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन यहाँ तक कि रेणुका भी रेहान के मजबूत बचाव को नहीं तोड़ सकी थी। लेकिन पार्थ ने रेहान को इतनी आसानी से हरा दिया था। ये तय था कि उसकी ताकत रेणुका से ज्यादा मजबूत थी। मैं उसके जितनी मजबूत नहीं हूँ, एक लड़की ने अखाड़े में खड़े पार्थ को देखते हुए कहा। वो रेणुका थी, जो दूसरे स्थान पर मौजूद थी। पार्थ और रेहान के बीच लड़ाई देखने के बाद रेणुका इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वो भी पार्थ का मुकाबला नहीं कर सकती है। गति के मामले में पार्थ सभी बाहरी शिष्यों से ज्यादा तेज था, तो वहीं आक्रामकता के मामले में वो रेहान के बचाव को आसानी से तोड़ने में सक्षम था। इसके अलावा पार्थ की शारीरिक शक्ति और बचाव रेहान की तुलना में बस थोड़े ही कमजोर थे। इन सब बातों पर गौर करते हुए रेणुका को भी पार्थ से डर लगने लगा। उसके पास रेहान जैसा मजबूत बचाव नहीं था, इसलिए अगर उसने पार्थ का सामना किया तो वो और भी बुरी तरह से हार जाएगी। लेकिन रेणुका और रेहान दोनों का मानना था कि एक व्यक्ति था जिसके पास पार्थ को हराने का मौका था, और वो व्यक्ति नकुल था। तुम बहुत मजबूत हो, अब तुम ही नए शीर्ष बाहरी शिष्य बनोगे, नकुल मुस्कुराया। ये सुनकर भीड़ सन रह गई। क्या हो रहा था, सभी के चेहरे पर जिज्ञासा दिखाई दी। वे सभी स्पष्ट रूप से जानते थे कि नकुल कितना ताकतवर था। क्या ऐसा हो सकता है कि नकुल भी पार्थ जितना शक्तिशाली नहीं था? नकुल, तुमने अभी उससे लड़ाई भी नहीं की, तो तुमने उसे शीर्ष बाहरी शिष्य का खिताब क्यों दे दिया? रेहान और रेणुका दोनों अनिच्छुक थे। वे दोनों जानते थे कि कुछ समय पहले ही नकुल ने आध्यात्मिक मंडल के किसी योद्धा को हराया भी था, इसलिए उसकी ताकत और भी भयानक होनी चाहिए। ये सुनकर पार्थ ने अपनी दिव्य दाहिनी आंख से नकुल की तरफ देखा और वो तुरंत ही इसका कारण समझ गया। हा, मैं अब बाहरी शिष्य नहीं हूँ। 2 दिन पहले मैं आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश कर चुका हूँ और आंतरिक शिष्य बनने के लिए आंतरिक शिष्य विभाग में पंजीकरण भी करा चुका हूँ। नकुल जोर से हंसा और तुरंत ही मानसिक ऊर्जा का एक उछाल उसके शरीर से बाहर फैल गया, जो बाहरी शिष्यों पर दबाव डालने लगा। इस खबर से हर कोई सन रह गया। वो पहले ही आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करके एक आंतरिक शिष्य बन गया था। ये कई बाहरी शिष्यों का सपना था और नकुल ने लंबे समय तक बाहरी शिष्यों के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार इस सपने को हासिल कर लिया। सभी ने समझदारी से नकुल की तरफ देखा। पार्थ भी मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि जिस नकुल से वो मिल रहा है उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। पार्थ, मुझे विश्वास है कि कुछ ही समय में हम आंतरिक शिष्य के रूप में एक दूसरे से मिलेंगे। नकुल ने पार्थ की प्रतिभा का उच्च मूल्यांकन किया था। जरूर, ऐसा ही होगा, पार्थ ने विनम्रतापूर्वक कहा। नकुल लंबे समय तक वहां नहीं रुका और ईर्ष्या से भरे बाहरी शिष्यों के समूह को पीछे छोड़ दिया। नकुल के जाने के बाद पार्थ एक बार फिर ध्यान का केंद्र बन गया। अब जब नकुल एक आंतरिक शिष्य बन चुका है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि पार्थ अब से नया शीर्ष बाहरी शिष्य माना जाएगा? भीड़ का दिल डर, सम्मान और सतर्कता से उछल पड़ा, खासकर रेहान, रावत भाई और आदर्श जैसे लोगों का। पार्थ अब शीर्ष बाहरी शिष्य था। ये एक ऐसा परिणाम था जिसकी उन लोगों को भी उम्मीद नहीं थी। उसने सारे बाहरी शिष्यों को एक ही झटके में हरा दिया और अब वो खुद सबसे ऊपर खड़ा हो गया था। एक के बाद एक लगातार 4 स्थानापन्न आंतरिक शिष्यों को हराकर उसने अपनी धाक जमा ली थी। पार्थ तुरंत ही विक्रांत और विशेष के सामने आ गया। दोनों बेहद उत्साहित थे और उन्हें नहीं पता था कि रोना है या हंसना है। उनके बगल में खड़ी राजकुमारी मीनाक्षी थापा की आंखों में जटिल भावनाएं थीं। उसने इस युवक की तरफ देखा जिसने एक बार फिर उसकी अपेक्षाओं को पार कर लिया था। जितना अधिक उसने पार्थ की शक्ति का पता लगाने की कोशिश की, उतना ही अधिक उसे लगा कि वो उसके आर पार नहीं देख सकती। अब जबकि नकुल आंतरिक शिष्य विभाग में चला गया था, तो 20 स्थानापन्न शिष्यों में से एक स्थान खाली हो गया था और इस खाली स्थान के लिए एक और लड़ाई होने वाली थी। नियमों के अनुसार
पार्थ अब तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। लेकिन इस समय रेणुका ने आचार्य बलभद्र के पास जाकर उनसे कुछ कहा। आचार्य बलभद्र ने अपना सिर हिलाया और पार्थ को अपने पास बुलाया। रेणुका ने कहा कि वो तुम्हारे जितनी मजबूत नहीं है, इसलिए अब से तुम शीर्ष बाहरी शिष्य माने जाओगे और सबसे अच्छी सुविधाएं पाने के हकदार होगे। आचार्य बलभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। हम पार्थ ने रेणुका को उत्सुकता से देखा। पार्थ, मैं मानती हूँ कि मैं अभी आपका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अपना रैंक वापस लेने में देर नहीं लगेगी, रेणुका ने ठंडेपन से कहा और मुड़कर चली गई। इस तरह पार्थ शीर्ष बाहरी शिष्य बन गया और उसी दिन वो शीर्ष बाहरी शिष्य के कमरे में रहने के लिए चला गया। पहले स्थान वाले शिष्य को मिलने वाली सुविधाएं दूसरों की तुलना में कहीं बेहतर थी। उदाहरण के लिए पार्थ को हर महीने 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, जो एक आंतरिक शिष्य के ही समान थी। साथ ही उसे कई अन्य संसाधन भी मिलेंगे। पार्थ, मैंने सुना है कि तुम आताउंगे कबीले में जाकर अगले 3 दिनों में एक मध्यम श्रेणी की नश्वर युद्ध कला तकनीक चुन सकते हो, लेकिन तभी जबकि इस अवधि में कोई तुम्हें चुनौती न दे, राजकुमारी मीनाक्षी थापा ने आकर उसे बताया। मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक, पार्थ ने ये सुनकर उत्साहित और आश्चर्यचकित हो गया। विद्युत की विनाश की लहर एक मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक थी और जब उसने इसका इस्तेमाल किया था तो वो एक साथ 5 लोगों पर हावी हो गया था। जबार ने भी ज्वलंत सूर्य निर्देशिका को प्रशिक्षित किया और भले ही वो उच्च स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन इसकी ताकत शीर्ष 10 तक पहुंचने के लिए काफी मजबूत थी। लेकिन मध्य श्रेणी की नश्वर तकनीक सामान्य बाहरी शिष्यों को नहीं दी जाती थी। केवल जब कोई आंतरिक शिष्य बन जाता है तो ही उन्हें मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक सीखने का मौका मिलता है। भले ही सुनने में एक निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक के बीच का अंतर छोटा लग रहा था, लेकिन दोनों की शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। अगर अगले 3 दिनों में कोई अनहोनी नहीं होती है तो मुझे मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्थ उम्मीदों से भरा हुआ था। बेशक वो सहस्त्रपर्ण ताल के बारे में नहीं भूला था, क्योंकि उससे पार्थ को अपने शरीर के साथ आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करने के अपने लक्ष्य में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए उसने उन 7 सरणी पुस्तकों को समझने में बहुत समय लगाया जो आचार्य मनोहर ने उसे दी थीं। अब जबकि पार्थ पहले से ही 2 मजाशोधन भट्टी का सेवन कर चुका था, तो उसकी विशेषताएं बहुत बढ़ गई थीं और उसकी रज दीवार तकनीक भी काफी मजबूत हो गई थी। हो सकता है कि अगले 10 दिनों में उसकी रज दीवार तकनीक 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच जाए। पार्थ ने साधना करने के अलावा विक्रांत और विशेष से भी मिलने गया। वो जहां कहीं भी जाता, सभी बाहरी शिष्य उनका अभिवादन करते थे। अभिवादन भाई पार्थ, यहाँ तक कि कुछ शिष्य जो उससे उम्र में बड़े थे और बेहतर प्रतिभा रखते थे, वो भी उसे आदरपूर्वक नमस्कार करते थे। अब पार्थ शीर्ष बाहरी शिष्य बन चुका था और उसने हर बाहरी शिष्य को अपने पैरों तले कुचल दिया था। उसने ये लक्ष्य अपेक्षा से पहले ही हासिल कर लिया था। पार्थ की सुरक्षा के साथ अब विशेष और विक्रांत के दिन बड़े ही आराम से बीत रहे थे। भाई पार्थ, अब कोई भी हमें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता है। विशेष इतना खुश था कि उसकी मुस्कान कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरी ओर विक्रांत थोड़ा चिंतित था। भाई पार्थ, तुम्हारा हालिया प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। क्या होगा अगर इसने आचार्य अधिराग का ध्यान खींच लिया? एक बाहरी शिष्य होने के नाते, चाहे मैं कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाऊं, मैं अभी भी आचार्य अधिराग का ध्यान नहीं खींच पाऊंगा। जब मैं एक आंतरिक शिष्य बनूंगा, केवल तभी मैं उनकी दृष्टि में खतरा बन पाऊंगा। पार्थ आश्वस्त था। उसे यकीन था कि आचार्य अधिराग को अभी उसके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं है, और जैसा कि सभी को पता था कि उसके पास केवल एक निम्न स्तर का आध्यात्मिक शरीर था, इसलिए देवेंद्र जैसे लोग खुद उसके सामने नहीं आएंगे। नश्वर मंडल का एक शिष्य कितना भी मजबूत क्यों ना हो, फिर भी वे एक चींटी ही माना जाता था।
3 दिन पलक झपकते बीत गए और किसी ने भी पार्थ को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। रेणुका और रेहान, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर थे, दोनों जानते थे कि वे पार्थ के बराबर नहीं थे। तो इसलिए पार्थ तुरंत बाहरी शिष्य विभाग में गया और अपनी मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक प्राप्त करने के लिए आवेदन कर दिया। उसके आवेदन को बाहरी शिष्य विभाग द्वारा ये सत्यापित करने की आवश्यकता थी कि इसमें कोई धोखाधड़ी शामिल नहीं थी, लेकिन पार्थ की ताकत उनके नाम के अनुरूप थी। उस दिन लगातार 4 जीत ने सभी बाहरी शिष्यों को चौंका दिया था और कुछ आचार्यों ने इन मुकाबलों को देखा भी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक उप प्रमुख ने उसकी चुनौतियों पर सहमति जताई थी और इसलिए उसका आवेदन आसानी से स्वीकार हो गया। यह पवित्र भवन टोकन केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। इस टोकन के साथ आप कबीले के पवित्र भवन में प्रवेश करने में सक्षम हैं। आचार्य बलभद्र ने पार्थ को एक नीले रंग का टोकन सौंप दिया। पवित्र भवन पार्थ थोड़ा हैरान था क्योंकि उसने पवित्र भवन के बारे में अफवाहें पहले भी सुनी थीं। पवित्र भवन नश्वर दुनिया में युद्ध कला पुस्तकालय की तरह नहीं है, बल्कि इसमें कबीले की विरासत को संभाल कर रखा गया था। नियमों के अनुसार एक सामान्य आंतरिक शिष्य आध्यात्मिक मंडल के चौथे सितारे पर पहुंचने से पहले केवल एक बार ही भवन में प्रवेश कर सकता है। टोकन देने के बाद आचार्य बलभद्र ने पार्थ पर एक लंबी नजर डाली। तो क्या होगा आगे? क्या शीर्ष बाहरी शिष्य बनने के बाद पार्थ की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? और पार्थ को इस बार कौन सी तकनीक मिलने वाली है? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़े। 6136 अदृश्य व्यक्ति की आवाज ये सुनकर पार्थ खुशी से भर गया और उसने आचार्य बलभद्र की बातों को बड़े गौर से सुना। नियमों के अनुसार एक सामान्य आंतरिक शिष्य को पवित्र भवन में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही मौका मिलता था, लेकिन अभी पार्थ केवल एक बाहरी शिष्य था, आंतरिक शिष्य नहीं। फिर भी उसे वहां जाने का मौका मिल रहा था। इसका मतलब था कि उसे कई आंतरिक शिष्यों से पहले ही पवित्र भवन में प्रवेश करने का मौका मिल गया था, और जब पार्थ एक आंतरिक शिष्य बन जाएगा तो उसे पवित्र भवन में फिर से प्रवेश करने का मौका मिलेगा। शीर्ष बाहरी शिष्य बनने का लाभ सच में अविश्वसनीय था। ये नियम कबीले के संस्थापक द्वारा निर्धारित किया गया था। शीर्ष बाहरी शिष्य को पवित्र भवन में एक बार प्रवेश करने का अधिकार होगा। आचार्य बलभद्र के चेहरे पर फीकी मुस्कान थी। कबीले के संस्थापक। इस बात को जानकर पार्थ थोड़ा हैरान हुआ। इससे पहले वो यही जानता था कि कबीले में किसी की क्षमता को ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि बाहरी शिष्यों की क्षमता को उच्च नहीं माना जाता था। इससे पहले प्रतीक के पास एक परिवर्तनशील शरीर था और साक्षी ठाकुर के पास एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शरीर था। इसलिए इन दोनों को तुरंत आंतरिक शिष्यों के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। आचार्य बलभद्र को अलविदा कहने के बाद पार्थ अपने टोकन के साथ पवित्र भवन की ओर बढ़ गया। पवित्र भवन कबीले का एक पवित्र क्षेत्र था। यहाँ तक कि आंतरिक शिष्यों के साथ साथ कई अधिकारियों को भी प्रवेश करने के लिए विशिष्ट अनुमति की जरूरत पड़ती थी। कुछ मील दूर से ही पार्थ ने एक ऊंची चट्टान के किनारे के पास एक अर्धपारदर्शी भवन देखा। पार्थ ने जब अपनी दिव्य दाहिनी आंख से इसका अवलोकन किया, लेकिन वो ये देखने में कामयाब नहीं हो सका कि इमारत किस सामग्री से बनी है। लेकिन एक बात तय थी, इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री बहुत महंगी थी। प्रवेश द्वार पर पहरेदारों की 2 पंक्तियां खड़ी थीं। उनमें से प्रत्येक कम से कम आध्यात्मिक मंडल के तीसरे आकाश तक पहुंच गया था। यह कबीले का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए यहाँ से तुरंत बाहर चले जाओ, एक रक्षक चिल्लाया और अपनी मानसिक ऊर्जा प्रसारित की, जिससे पार्थ को सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी। अन्य पहरेदार भी तिरस्कार से भरे हुए थे। उन्होंने देखा था कि पार्थ ने बाहरी शिष्य के कपड़े पहन रखे थे और सहस्रार चक्र का एक साधक था। वो उनकी नजर में एक चींटी जैसा ही था। पार्थ ने पवित्र भवन टोकन बाहर निकाला, जिससे जो रक्षक उस पर चिल्ला रहा था उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। माफ करना,
तुम अंदर आ सकते हो। पहरेदारों के समूह ने पार्थ को विस्मय भरी नजरों के साथ से इमारत में भेजा। ये विश्वास करना कठिन है कि ये बच्चा शीर्ष बाहरी शिष्य है। सभी पहरेदार हैरान थे। पवित्र भवन में प्रवेश करते समय पार्थ को ये एहसास हुआ कि उसने किसी दूसरे आयाम में कदम रखा है। वो खुद भी सरणी निर्माण सीख रहा था, इसलिए वो पवित्र भवन में उनके अस्तित्व को महसूस कर सकता था। सरणियों, ऊर्जा जाल की शक्ति का न तो कोई आकार था और न ही रंग, लेकिन वे हजारों वर्षों से इस स्थान की रक्षा करते आ रहे थे। इससे पहले कि वो इमारत की साज सज्जा का निरीक्षण करने के लिए अपनी दिव्य दाहिनी आंख की शक्ति जागृत कर पाता, उसके दिमाग में एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी, अपना टोकन सौंप दो। पार्थ ने अपना टोकन ऊपर की तरफ उछाल दिया। तुरंत टोकन हवा में ही गायब हो गया। इसे देखकर पार्थ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पवित्र भवन टोकन। आप एक मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक चुन सकते हैं। जैसे ही आवाज आनी बंद हुई, पार्थ के सामने एक सीढ़ी दिखाई दी, जिस पर उसने ऊपर बढ़ने के लिए कदम रखा। सीढ़ियों के ऊपर की दुनिया धुंध से भरी हुई थी और वहां पर अनगिनत स्वर्ण पत्र तैर रहे थे। प्रत्येक स्वर्ण पत्र पर तकनीक का विवरण, परिचय और आवश्यकताओं के साथ कुछ चित्र और शब्द भी अंकित थे। नाग प्रत्यागमन हथेली, प्रमुख राज मुष्टिका, ज्वाला तलवार। पार्थ ने सैकड़ों और हजारों तकनीकों का अवलोकन किया और उनके विवरणों को अपने दिमाग में संरक्षित कर लिया। जल्द ही पार्थ को सभी तकनीकों की थोड़ी बहुत समझ हो गई। निम्न श्रेणी की नश्वर तकनीक को आमतौर पर आध्यात्मिक मंडल के शुरुआती चरणों में प्रशिक्षित किया जाता है और मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक को आध्यात्मिक मंडल के चौथे सितारे या उच्चतर स्तर पर प्रशिक्षित किया जा सकता है। उच्च श्रेणी के नश्वर तकनीक को आध्यात्मिक मंडल के सातवें सितारे और पृथ्वी मंडल में प्रशिक्षित किया जा सकता है, जबकि शीर्ष श्रेणी के नश्वर तकनीक को पृथ्वी मंडल में पहुंचने के बाद ही प्रशिक्षित किया जा सकता है। और ये तकनीकें ही थी जो कि कबीले के लिए सच्चे खजाने की समान थी। जहां तक आध्यात्मिक वर्ग की तकनीक की बात है, ये कबीले की मारक तकनीकें थीं और किसी को भी, यहाँ तक कि किसी आचार्य को भी, उन्हें प्रशिक्षित करने का अधिकार नहीं था। साथ ही पृथ्वी मंडल के साधकों के लिए उन्हें समझने में कठिनाई होगी। आपको आधे घंटे में एक तकनीक चुनी होगी और आपको बस इतना करना है कि उस तकनीक का स्वर्ण पत्र लें और उसमें अपनी चेतना प्रवाहित करें। बूढ़ी आवाज वाले व्यक्ति को लग रहा था कि पार्थ वास्तव में पवित्र भवन के नियमों को नहीं जानता है। समझ गया। पार्थ को अजीब लगा कि आवाज हमेशा उसके सिर में सुनाई दे रही थी, क्योंकि नश्वर दुनिया में जब कोई लंबी दूरी से बात करता है तो ये उनके कानों के बगल में सुनाई देती है। लेकिन ये सोचकर कि ये एक रहस्यमय कबीला था, तो यहाँ इस तरह की चीजें होना सामान्य बात थी। जल्द ही पार्थ ने सभी तकनीकों का अवलोकन कर लिया और वो इस बात पर ध्यान देने लगा कि उसे किन तकनीकों की आवश्यकता थी। इसका सारा श्रेय उसकी रहस्यमय दाहिनी आंख को जाता है। किसी अन्य शिष्य के लिए इतने कम समय में सभी स्वर्ण पत्रों को पढ़ना लगभग असंभव होगा। सभी को पढ़ने के बाद पार्थ ने जल्द ही उन तकनीकों को बाहर कर दिया जिन्हें प्रशिक्षित करने के लिए साधक को पहले आध्यात्मिक मंडल तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। इसके बाद उसने उन तकनीकों को चुना जो अधिक शक्तिशाली और गहन थी। इस तरह उसके पास 50 से 60 तकनीकें बची, जो कि उन सब में बेहतर थी। ये सभी मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीकें थी, लेकिन वे सामान्य से बेहतर स्तर के थे। दुर्भाग्य से पार्थ इनमें से केवल एक को ही चुन सकता था। लंबे समय तक सोचने के बाद पार्थ ने आक्रामक तकनीक चुनने का फैसला किया। नाग प्रत्यागमन हथेली। इसमें हथेली एक भीमकाय नाग का रूप ले लेती है जो पहाड़ों को भी कुचल सकती है, और जब इसे उच्च स्तर पर प्रशिक्षित कर लिया जाता है तो साधक के पीछे एक नाग की छाया प्रकट होगी जो प्रतिद्वंद्वी में डर पैदा कर देगी। लेकिन इसके लिए एक घनी और मजबूत आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। 7 घातक उंगलियां। ये 7 स्तरों में विभाजित एक शक्तिशाली एकल लक्ष्य आक्रमण तकनीक है।
इसमें पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ज्वाला तलवार, साधक की तलवार किसी आग की तरह बन जाती है, और जब ये उच्च स्तर तक पहुंचती है तो तलवार का प्रत्येक हमला एक झुलसाने वाली आग उत्पन्न करता है जो आध्यात्मिक मंडल के चौथे सितारे के नीचे के सभी साधकों को नष्ट कर देगा। पार्थ ने इन आक्रामक तकनीकों को देखा जिनकी शक्ति प्रकृति की सीमाओं को पार कर गई थी। उदाहरण के लिए, वो ज्वाला तलवार शून्य से आग पैदा कर सकती थी। क्या इस तरह की शक्ति का सामना मनुष्य कर सकता था? बेशक। पार्थ ने अन्य हथियारों का उपयोग करने पर निर्णय नहीं लिया क्योंकि उसकी दिव्य दाहिनी आंख तीरंदाजी के लिए अधिक उपयुक्त थी। हथियारों पर भरोसा करना अच्छा विचार नहीं था क्योंकि अगर हथियार टूट गया या दुश्मन के हाथ पड़ गया तो क्या होगा? उसकी ताकत बड़े पैमाने पर घट जाएगी। इसके अलावा एक बार आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करने के बाद लंबी दूरी के हमले आसानी के किए जा सकते थे, इसलिए नजदीकी लड़ाई के हथियारों का कोई खास लाभ नहीं था। थोड़ी देर तक तकनीकों को देखने के बाद पार्थ के दिमाग में एक अनूठी तकनीक दिखाई दी। पवन विद्युत हथेली। इसमें बिजली और हवा की शक्ति शामिल है और ये हवा का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए करता है। जब इसे चरम स्तर तक प्रशिक्षित किया जाता है तो बिजली की तरंगों का आह्वान किया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी इसे चरम स्तर तक प्रशिक्षित नहीं किया है। ध्यान रखने योग्य बात, इस तकनीक में बहुत सारे खतरे हैं। उदाहरण के लिए, एक साधक जिसने इस तकनीक को प्रशिक्षित किया था वो अंत में बिजली गिरने से मारा गया था। ध्यान से सीखे। ऐसा लगता है कि आखिरी चेतावनी सिर्फ इसलिए जोड़ी गई क्योंकि वो साधक अभी कुछ समय पहले ही मारा गया था। पार्थ थोड़ा हिचकिचा रहा था कि उसे इस तकनीक को चुनना चाहिए या नहीं, लेकिन तभी उसकी दिव्य दाहिनी आंख से उसे एक परिचित धड़कन की आवाज सुनाई दी। पवन विद्युत हथेली, क्या इसका मेरी रहस्यमय आंख से कुछ संबंध है? इसके बाद पार्थ ने इस तकनीक को चुन लिया, जो कि सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक था। उसने पहले भी नक्षत्र हथेली में प्रशिक्षण लिया था, इसलिए पार्थ जानता था कि जिस तकनीक को सीखना जितना खतरनाक था उसकी शक्ति उतनी ही भयानक होती है। पवन विद्युत हथेली ऐसी ही तकनीक थी जिसे अर्धचंद्र कबीले के शिष्यों ने प्रशिक्षित करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा कोई भी अज्ञात तकनीक पर जुआ खेलने के इस अनमोल मौके को बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन पार्थ ने यह जुआ खेलने की हिम्मत की क्योंकि उसे अपनी दिव्य दाहिनी आंख पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा भविष्य में उसको पवित्र भवन में प्रवेश करने का एक और मौका मिलेगा। और दूसरी बात, किसी ने इस तकनीक को प्रशिक्षित करने का साहस नहीं किया। इसका मतलब यही था कि इसकी शक्ति भयानक थी। पार्थ ने कबीले के इतिहास को देखा था जहां दिग्गज शख्सियतों ने हमेशा उन तकनीकों को प्रशिक्षित किया था जो कोई और नहीं कर सकता था और अंत में सफलता के शिखर तक पहुंच गए। अगर पार्थ ने कोई ऐसी तकनीक चुनी जिसे दूसरे भी आसानी से प्रशिक्षित कर सकते हैं तो उनमें और पार्थ में क्या अंतर रह जाएगा? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप पवन विद्युत हथेली ही चुनने जा रहे हैं? मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, ये तकनीक सीखना बहुत कठिन है और कई उच्च श्रेणी के नश्वर तकनीकों से भी अधिक खतरनाक है। बूढ़ी आवाज सुनाई दी। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ उस अदृश्य आवाज को सुनकर अपना फैसला बदल देगा, या फिर वो अपनी दिव्य दाहिनी आंख पर भरोसा करने उस तकनीक को ही चुनेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर -137 आदेश की अवज्ञा। पार्थ ने सख्त लहजे में जवाब दिया। पार्थ के इस जवाब ने पुरानी आवाज को निरुत्तर कर दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को इतने आत्मविश्वास के साथ इतनी खतरनाक तकनीक को चुनते देखा था। ऐसे लोगों को केवल घमंडी ही कहा जा सकता है। हाँ, आमतौर पर जब कोई पवन विद्युत हथेली को प्रशिक्षित करता है तो सिर्फ दो ही परिणाम सामने आता है। पहला परिणाम ये होता है कि व्यक्ति कभी भी इसके चरम स्तर तक नहीं पहुंच पाता और प्रशिक्षण के दौरान उसके मूलाधार चक्र में स्थित शक्ति स्रोत टूट जाता है या उसके शरीर का निचला हिस्सा बेकार हो जाता है।
और दूसरा परिणाम ये होता है कि उच्च प्रतिभा वाला साधक इसे सीख लेता है, लेकिन इसके बाद वो बिजली की चपेट में आ जाता है और मर जाता है। ये बाद वाला है जो ज्यादा चिंताजनक है। प्राचीन आवाज हल्के से हंसी और फिर आगे कुछ नहीं बोला। दो परिणाम, पहला चरम स्तर तक पहुंचने में असमर्थ होना था, जबकि दूसरा बिजली गिरने से मारा जाना था। अगर यह कोई और होता तो उन्हें जरूर डर लगता, लेकिन पार्थ ने पुरानी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने अपनी चेतना को स्वर्ण पत्र में प्रवाहित कर दिया। पर्ची से एक प्रकाश प्रकट हुआ जिसने पार्थ की चेतना को हवा और बिजली से भरी दुनिया में खींच लिया। उस हवा और बिजली की दुनिया में हथेली के कौशल का अभ्यास करते हुए एक आकृति का एक दृश्य दिखाई दिया। उस आकृति की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई और अंत में बिजली के साथ एक रूप हो गई जिसने 5 टन के पहाड़ को भी कुचल कर रख दिया। इतनी भयानक शक्ति पार्थ ने सहज रूप से इस दृश्य को अपनी दिव्य दाहिनी आंख से अपने दिमाग में संरक्षित कर लिया। इसके तुरंत बाद तकनीक के सभी सिद्धांत और सूत्र धीरे धीरे पार्थ के दिमाग में चले गए। स्वर्ण पत्र में जो जानकारी थी उसे केवल एक बार ही देखा जा सकता था, लेकिन क्योंकि पार्थ ने अपनी रहस्यमय दाहिनी आंख में पूरे दृश्य को संरक्षित कर लिया था, इसलिए वो इसे बाद में समझ सकता था। पवन विद्युत हथेली की पूरी जानकारी धीरे धीरे पार्थ के दिमाग में विलीन हो गई और उसने तुरंत इसे याद कर लिया। फिर उसने अपनी दिव्य दाहिनी आंख से स्वर्ण पत्रों के साथ साथ धुंध का भी निरीक्षण करना शुरू किया। जिस धुंध भरे क्षेत्र में वो खड़ा था वो एक विशाल ऊर्जा जाल से घिरा हुआ था जो पिछले 1000 साल से यहाँ मौजूद था। वहीं पार्थ सोच रहा था कि क्या इस ऊर्जा जाल को तोड़ा जा सकता है या नहीं, या क्या इसमें कोई खामियां भी होंगी। इसके बाद उसने अपनी दाहिनी आंख की शक्ति जागृत की और आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण करते समय उसकी आंख की पुतली पर एक नीला प्रकाश दिखाई दिया। उसकी उन्नत दृष्टि विधा के अंतर्गत उसे कई चित्र और रेखाएं दिखाई दी जिन्होंने एक ऊर्जा जाल का निर्माण किया था। प्रतिलिपि पार्थ ने ऊर्जा जाल की संरचना को अपनी दाहिनी आंख में संरक्षित कर लिया। जब मैं वापस कमरे में पहुंचूंगा तो इसका अध्ययन करूंगा, पार्थ ने सोचा। तभी उसके सामने मौजूद स्वर्ण पत्र से निकलने वाला प्रकाश फीका पड़ गया। वहीं उस जगह पर मौजूद अन्य स्वर्ण पत्रों ने भी अपनी चमक खो दी। इस तरह पार्थ ने पवित्र भवन से पवन विद्युत हथेली तकनीक के साथ साथ ऊर्जा जाल की संरचना को भी पा लिया। उसके पवित्र भवन को छोड़ने से पहले उसने बूढ़ी आवाज की चेतावनी सुनी, पवित्र भवन की किसी भी तकनीक को दूसरे को नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा उस व्यक्ति की साधना को पंगु कर दिया जाएगा। ये याद रखना। पार्थ ने इस आवाज को सुनने की भी जहमत नहीं उठाई और पवित्र भवन छोड़ दिया। उसके जाने के ठीक बाद इमारत के भीतर से गुस्से से भरी एक हंसी की आवाज आई। कितना घमंडी लड़का है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे इस तरह नजरअंदाज करे। जब से पार्थ ने पवित्र भवन में प्रवेश किया था, पार्थ ने वास्तव में आवाज की कोई बात नहीं मानी। उसने वही किया जो उसे सही लगा, इसलिए उसने उस आवाज द्वारा दी गई चेतावनियों को दिल से नहीं लगाया। पार्थ के दृष्टिकोण से उस आवाज को भवन के नियमों का पालन करना होता है। उसका विचार काफी हद तक सही था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस आवाज का मालिक कबीले की एक बड़ी हस्ती है। आंतरिक शिष्य भी उनका काफी सम्मान करते थे। शीर्ष आचार्य, वो केवल एक मूर्ख बाहरी शिष्य है, उसके लिए अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इमारत के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति हंसा। ये व्यक्ति पवित्र भवन की रखवाली करने वाला बुजुर्ग था, लेकिन शीर्ष आचार्य आज नियमित जांच करने आए थे। लेकिन जब उन्होंने पार्थ को उस खतरनाक तकनीक को चुनते हुए देखा तो उन्होंने उसकी भलाई के लिए उसे चेतावनी दी, लेकिन पार्थ ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वो बाहरी शिष्य, अगर मुझे ठीक से याद है तो केवल शीर्ष बाहरी शिष्य को ही पवित्र भवन में प्रवेश करने का अधिकार है। शीर्ष आचार्य थोड़ा हैरान हुए। कबीले के संस्थापक ने इस नियम को बहुत पहले बनाया था और ये आज तक जारी था और शीर्ष आचार्य इसका उद्देश्य जानते थे।
जो जितना अधिक क्षमतावान होगा, वो साधना के मार्ग में उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए कबीले ने क्षमता को बहुत महत्व दिया था। लेकिन क्षमता ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो किसी को बहुत आगे ले जाती थी। इसलिए संस्थापक ने ये नियम उन लोगों की मदद करने के लिए बनाया जिनके पास महान क्षमता नहीं है। अपने कमरे में लौटने के बाद पार्थ ने अपने दिमाग में मौजूद पवन विद्युत हथेली को समझना शुरू किया। पवन विद्युत हथेली एक आक्रामक तकनीक थी जो आध्यात्मिक मंडल के छठे सितारे के योद्धा के लिए भी उपयुक्त थी। केवल इस बिंदु को देखकर ही कोई भी कह सकता है कि ये अन्य मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीकों की तुलना में बहुत बेहतर थी। पार्थ ने इसके कुछ भागों पर विशेष ध्यान दिया था जिसमें प्राचीन आंशिक तकनीक शब्द लिखे थे। प्राचीन समय की तकनीकें वर्तमान तकनीकों से थोड़ी अलग होती थी और बूढ़ी आवाज ने उसे बताया था कि ये तकनीक कई उच्च श्रेणी की नश्वर तकनीकों की तुलना में भी कठिन थी। तो पार्थ के हिसाब से ये तकनीक एक मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक से अधिक गहरी होनी चाहिए। अपनी आंखें बंद करके पार्थ ने बिजली और हवा की दुनिया में उस छोटी सी आकृति के दृश्यों को समझना शुरू कर दिया जो बिजली को बुलाने में सक्षम थी। भयानक जब पार्थ ने उस दृश्य देखा और वो आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। पवन विद्युत हथेली को 6 स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला स्तर शिक्षार्थी हवा की शक्ति को समझना। दूसरा स्तर प्रारंभिक स्तर बिजली और हवा की आभा बनने लगेगी। तीसरा स्तर निम्न स्तर हथेली में बिजली की आवाज होगी और आध्यात्मिक मंडल के चौथे सितारे के नीचे के योद्धाओं के लिए साधक का मुकाबला करना मुश्किल होगा। चौथा स्तर उच्च स्तर प्रतिद्वंद्वी के शरीर को सुन करने की क्षमता, ताकि उनके कार्यों को धीमा कर दिया जा सके। पांचवा स्तर शीर्ष स्तर बिजली को बुलाने के लिए हवा का उपयोग करना, जिससे शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। छठा स्तर चरम स्तर अगर आसपास कोई तूफान मौजूद हो तो साधक के पास 9 बादलों की बिजली को बुलाने का मौका होता है, और अगर वो इसमें सफल हो जाता है तो पृथ्वी मंडल के योद्धा बुरी तरह घायल हो जाएंगे या फिर शायद उनकी मौत भी हो जाए। छठे स्तर की शक्ति का प्रयोग तब ही किया जाना चाहिए जब साधक आध्यात्मिक मंडल के छठे सितारे पर पहुंच चुका हो, लेकिन 9 बादलों की बिजली को बुलाने के बाद साधक की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। छठा स्तर तो बहुत शक्तिशाली है। अगर एक बार जब कोई 9 बादलों की बिजली को बुलाने में सफल हो जाता है तो पृथ्वी मंडल के योद्धाओं को भी सावधान रहना होगा। पार्थ का दिल कांप उठा। इसे पूरी तरह से पढ़ने के बाद वो इस बात की पुष्टि कर सकता था कि ये कोई मध्यम श्रेणी की नश्वर तकनीक नहीं थी। जाहिर है, भले ही छठा स्तर पागलपन भरा था और किसी की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें शामिल खतरा भी बहुत अधिक था। थोड़ी सी चूक साधक को धूल में बदल देगी। जिसने इस तकनीक का निर्माण किया वो जरूर कोई पागल था, लेकिन क्योंकि पार्थ ने इसे चुन लिया था इसलिए उसे ऐसा करने का कोई पछतावा नहीं था। इसके बजाय वो इस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेगा और इसे समझने की कोशिश करेगा। पवन विद्युत हथेली ने बिजली पैदा करने के लिए हवा का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हवा इस तकनीक का मूल आधार था। इसके लिए पार्थ के पास एक अच्छी नींव थी क्योंकि उसने हवा के 4 रुखों में से पहले 3 रुखों को समझ लिया था, जिसमें हवा के सिद्धांत और इरादे शामिल थे। ज्वलंत पवन रुख आखिरी रुख था जो हवा का उपयोग करके आग पैदा कर सकती थी, जो प्रतिद्वंद्वी को बहुत अधिक क्षति पहुंचा सकती थी। पवन रुख की अपनी समझ के साथ पार्थ पवन विद्युत हथेली के पहले स्तर को सीखने में सफल रहा और उसने दूसरे स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। हे, ऐसा लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। ये तकनीक मेरे लिए उपयुक्त है, तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ आगे भी पवन विद्युत हथेली तकनीक को सफलतापूर्वक सीख पाएगा, या फिर उसे शीर्ष आचार्य की बात ना मानने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।
638-सहस्त्रपर्ण ताल। पार्थ ने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी सफल हो जाएगा। उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज के अनुसार पवन विद्युत हथेली को सीखना बहुत ही ज्यादा कठिन था। इसका मतलब था कि इसके पहले स्तर को सीखने के लिए भी कम से कम 1 से 2 महीने, कभी कभी साल भी लग सकते हैं। लेकिन पवन रुख की मजबूत नींव के साथ पार्थ ने इसे आसानी से पूरा कर लिया था। लेकिन दूसरे स्तर पर उसे थोड़ी कठिनाई हो रही थी। दूसरे स्तर में हवा और बिजली की आभा निर्माण होता है। वैसे तो पार्थ के पास हवा का गहरा ज्ञान था, लेकिन उसके पास बिजली का कोई ज्ञान नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दिमाग में मौजूद बिजली और हवा की दुनिया का दृश्य को फिर से देखने लगा। इस दृश्य के साथ पार्थ आसानी से दूसरे स्तर तक पहुंच सकता था और लगभग 2 दिन बाद उसने दूसरे स्तर को लगभग पूरी तरह से सीख लिया था। लेकिन तीसरा स्तर जल्द ही समझ में नहीं आने वाला था। उसने बचा हुआ सारा समय उन 7 सरणी पुस्तकों को पूरी तरह से समझने में लगाया जो आचार्य मनोहर ने उसे दी थी, और इस समय 7 में से केवल एक ही पुस्तक बची थी। ये आखिरी किताब उन सब में सबसे कठिन थी और केवल भ्रामक मछली चित्र से प्राप्त ज्ञान की वजह से ही वो इसे समझने में कामयाब हो पाया था। और पार्थ ने आखिरकार सभी 7 किताबें सीख ली। और इसी समय उसने महसूस किया कि आचार्य मनोहर ने उसे आज तक की समय सीमा दी थी। इतनी जल्दी पार्थ ने एक लंबी सांस ली। वो आचार्य मनोहर के साथ किए अपने वादे को लगभग भूल ही गया था। अभी उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अपने शरीर के साथ आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करना था। पार्थ जल्दी से गुप्त अभियान विभाग में गया और आचार्य मनोहर से मिला। आपने सभी 7 सरणी पुस्तकों को समझ लिया है? आचार्य मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, पार्थ ने आत्मविश्वास के साथ कहा। आचार्य मनोहर ने फिर उससे कई प्रश्न पूछे। प्रत्येक पुस्तक में से एक कठिन और एक आसान प्रश्न शामिल थे, और इसके बाद अंतिम प्रश्न का उत्तर देने के लिए सभी 7 पुस्तकों की पूरे ज्ञान को मिलाना होगा। पार्थ केवल अपनी दिव्य दाहिनी आंख से ही इसका जवाब देने में कामयाब हुआ। पार्थ के सभी सवालों के जवाब दे देने के बाद आचार्य मनोहर ने एक आह भरी और पार्थ को ऐसे देखा जैसे वो कोई राक्षस हो। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने इससे पहले सरणियों के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है? आचार्य मनोहर ने असहाय होकर पूछा। क्या भ्रामक मछली चित्र इस गिनती में आता है? पार्थ ने कहा। आचार्य मनोहर ने पहले भी इसी तरह के सवाल पूछे थे। आचार्य मनोहर के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े थे। पार्थ उनके बाद पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो सब कुछ याद रख सकता था जो उसने देखा था, और गढ़वाल में उनकी इस खासियत के बारे में सब जानते थे। लेकिन पार्थ की प्रतिभा की तुलना में उनकी प्रतिभा बचकानी कही जाएगी। डंडा। आपने सरणियों का आधार पहले ही सीख लिया है, इसलिए आज के बाद से आप कबीले में सरणियों की रक्षा और रखरखाव में मदद करेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से सहस्त्रपर्ण ताल में मौजूद शक्ति संघनक ऊर्जा जाल भी शामिल है। बूढ़े आदमी आचार्य मनोहर ने हर्ष भरी अभिव्यक्ति से कहा। उसी दिन पार्थ ने सरणियों के रखरखाव का काम शुरू कर दिया। अर्धचंद्र कबीले में कई सरणियां थीं जो पहाड़ जैसे बड़े को भी ढक देती थीं, और जैसे जैसे समय बीता गया इन सरणियों की शक्ति कमजोर होती गई और उनमें दोष दिखाई देने लगे, इसलिए उन्हें रखरखाव और मरम्मत की जरूरत पड़ती थी। पार्थ आचार्य मनोहर या गुप्त अभियान विभाग के कुछ अन्य सदस्यों के साथ उन जगहों पर गया जहां सरणियां बनी थीं। कबीले को विस्तारक ऊर्जा जाल के माध्यम से विस्तारित किया गया है, और यहाँ तक कि चंद्रमहल के हवा तैरने का कारण भी विशेष प्रकार का ऊर्जा जाल ही है। पार्थ धीरे धीरे चीजों को समझने लगा। गढ़वाल में ऐसे कई स्थान थे जिन्हें औषधि, सरणियों और तंत्र विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता पड़ती थी। उसी दिन पार्थ को आचार्य मनोहर से सहस्त्रपर्ण ताल जाने का आदेश भी मिला। गुप्त अभियान विभाग का सदस्य और आचार्य मनोहर का सहायक होने के नाते पार्थ वहां पर ये जांचने के लिए गया कि कहीं शक्ति संघनक ऊर्जा जाल में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। पिछले कुछ दिनों में पार्थ ने कबीले की सरणियों में कई खामियां पाईं।
उसने गुप्त अभियान विभाग में बहुत योगदान दिया और इन सब से आचार्य मनोहर ने उसकी खूब प्रशंसा भी की। ये सोचकर कि यहाँ अभ्यास करने के बाद उसकी रजत दीवार तकनीक में कितना विकास होगा, पार्थ उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। उसकी दिव्य दाहिनी आंख पर एक हल्की नीली चमक दिखाई दी और उसने धुंध के अंदर मौजूद पेन की तरह हरे पानी को देखा। पार्थ उसके पास गया, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले उसे ये देखना था कि शक्ति संघनक ऊर्जा जाल में वास्तव में कोई समस्या है या नहीं। ये शक्ति संघनक ऊर्जा जाल पृथ्वी मंडल के कई साधकों और सरणी विशेषज्ञों की मदद से बनाया गया था, लेकिन पार्थ ने अकेले ही सरणी की संरचना की भी जांच कर ली। अपनी दिव्य दाहिनी आंख के साथ वो अकेले ही कई लोगों के काम को पूरा कर सकता था। इसमें दो खामियां और साथ ही तरह कमजोरियां हैं। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और उसने संख्याओं को एक पुस्तक में दर्ज किया ताकि आचार्य मनोहर को इसके बारे में जानकारी दी जा सके। बस कुछ ही मिनटों में पार्थ ने अपना काम पूरा कर लिया था और उसके बाद पार्थ ने अपने होठों को चाटा और ऊर्जा जाल खोलने और प्रवेश करने के लिए अपना टोकन निकाला। लेकिन तभी उसे याद आया कि अगर उसने टोकन का प्रयोग करके सहस्त्रपर्ण ताल में प्रवेश किया तो उससे निकलने वाली ध्वनि काफी ज्यादा होगी और वो केवल एक बाहरी शिष्य था जिसे सहस्त्रपर्ण ताल के अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। पार्थ ने शांति से काम करने का फैसला किया और एक खामी के माध्यम से सहस्त्रपर्ण ताल में प्रवेश किया। पार्थ ने जब अपने शरीर को तालाब के पानी में भिगोया तो उसने महसूस किया कि एक अजीब सी ठंडी शक्ति तालाब के पानी से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैल रही है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर के हर हिस्से को पानी में भीगने दिया। अचानक पार्थ ने महसूस किया कि उसकी दिव्य दाहिनी आंख से धड़कन की आवाज फिर से सुनाई दे रही है और इसके साथ ही उसकी ऊर्जा को अवशोषित करने की दर भी बढ़ गई है। इस जल का प्रभाव मजाशोधन वटी जितना मजबूत तो नहीं है, लेकिन इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। पार्थ ने महसूस किया कि समय बीतने के साथ उसका शरीर और मजबूत होता जा रहा है। अनजाने में ही वो तालाब में लगभग सो गया था और उसे समय का कुछ भी भान नहीं रहा। इस स्थिति में उसका शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया, जिससे उसकी ऊर्जा अवशोषित करने की दर बढ़ गई। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ अपनी लापरवाही के कारण पकड़ा तो नहीं जाएगा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से उसकी मुलाकात होने वाली है जिससे मिलने का वो काफी समय से इंतजार कर रहा था? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़े और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6139 फिर से मुलाकात। अर्धचंद्र कबीला। धुंध भरे पहाड़ों में चारों ओर हर प्रकार के पौधों के साथ एक बेहद सुंदर भवन था। यहाँ से चले जाओ। देवेंद्र की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी और उसने अपने हाथों लहराते हुए आसपास के पक्षियों के समूह को उड़ाकर दूर भेज दिया। उसका मिजाज बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। जब से पार्थ शीर्ष बाहरी शिष्य बना, प्रताप साहब के शिष्यों को प्रताड़ित करने की उसकी योजना खट्टाई में पड़ गई। ताकत के मामले में पार्थ सभी बाहरी शिष्यों से अधिक आगे था और वही दो उप प्रमुख उसकी अनुशंसा कर रहे थे। वो कल के आए नए शिष्यों को भी समाप्त नहीं कर सका। ये उसके लिए बड़े ही शर्म की बात थी। उसके पहले और दूसरे गुरुवार भाई ने इसे लेकर उसका खूब मजाक बनाया। इमारत की चौखट पर कदम रखते ही देवेंद्र ने अपने आप को फिर से संयमित किया और इस भव्य इमारत में प्रवेश करते हुए सम्मानित महसूस किया। भाई देवेंद्र, आचार्य कांत ध्यान से बाहर आगे है और वे अंदर बगीचे में बैठे हैं, एक सेवक ने बगीचे के सामने आते हुए कहा। देवेंद्र ने अपना सिर हिलाया, फिर उसने एक गहरी सांस ली और अंदर बगीचे में चला गया। बगीचे में सैकड़ों की तादाद में मनमोहक फूल खिल रहे थे और फूलों के बीच एक खूबसूरत आदमी खड़ा था जो 30 से 32 साल का लग रहा था। किसने सोचा होगा कि ये व्यक्ति अर्धचंद्र कबीले का सबसे छोटा और नया प्रमुख आचार्य अधेरा होगा। पृथ्वी मंडल में पहुंचने के बाद साधक की उम्र 200 से 300 वर्षों तक बढ़ जाती है। आचार्य अधेरा
जिसकी उम्र प्रताप साहब के ही समान थी, लेकिन वो उनसे कहीं ज्यादा युवा प्रतीत होता था। आचार्य अधीरा ने सफेद रंग की पोशाक पहन रही थी और वो अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था। देवेंद्र को पता था कि उसके गुरुवार थोड़े गुस्से वाले हैं, इसलिए वो सावधानी से उसके पास गया और लगभग 2 गज की दूरी पर खड़ा हो गया। गुरुदेव, मुझे प्रताप साहब के शिष्यों के बारे में आपको कुछ जानकारी देनी है, देवेंद्र ने सम्मानपूर्वक कहा। प्रताप साहब, क्या तुम्हें लगता है कि इतनी छोटी सी समस्या के बारे में मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है? आचार्य अधीरा की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ठंडक थी, जैसे वो किसी चींटी को देख रहा हो। देवेंद्र ने तुरंत माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उन बाहरी शिष्यों का मामला भी नहीं संभाल पाया। इतना कहने के बाद उसने आगे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि उसके गुरुवार ने प्रताप साहब के शिष्यों को इस काबिल भी नहीं समझा कि उन पर ध्यान दिया जाए। अगर वो आगे भी बोलता रहेगा तो ये केवल उनकी नाराजगी का कारण होगा। आगे बताओ। आचार्य अधीरा की भौहें थोड़ी सी उठी हुई थीं। उनके 3 शिष्यों में से विशेष के पास एक मध्यम स्तर का आध्यात्मिक शरीर है और विक्रांत के पास एक निम्न मध्यम स्तर का आध्यात्मिक शरीर है, और तीसरा शिष्य पार्थ है जिसका आध्यात्मिक शरीर निम्न स्तर का है, लेकिन वो बेहद असामान्य है। देवेंद्र ने प्रताप साहब के शिष्यों के बारे संक्षेप में बताया और फिर पार्थ के बारे में बात की, जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। शुरुआत में आचार्य अधीरा न तो हिले और न ही कुछ बोले, लेकिन जब देवेंद्र ने इस बारे में बात की कि कैसे पार्थ को 2 उपप्रमुखों द्वारा बहुत महत्व दिया जा रहा है, तो उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। जहां तक पार्थ के शीर्ष बाहरी शिष्य बनने की बात है, आचार्य अधीरा को वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं थी। सब कुछ सुनने के बाद आचार्य अधीरा मुस्कुराए। हा हा हा, ये अर्धचंद्र कबीले के लिए एक अच्छी बात है। अगर पार्थ में सरनी और औषधि बनाने की महान प्रतिभा है, क्या? देवेंद्र चकित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन इस बारे में गौर से सोचा जाए तो जो शिष्य ऊर्जा जाल और औषधि बनाने में उत्कृष्ट थे, उनकी युद्ध क्षमता बहुत कम होती थी। विशेष रूप से पार्थ जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसके पास केवल एक निम्न स्तरीय आध्यात्मिक शरीर था, उसके लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन था। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके गुरुवार के पास अपनी योजनाएं हैं। हर 5 साल बाद चंद्रमहल प्रतियोगिता कुछ महीनों में शुरू होने वाली है। आप पिछली बार वो मौका चूक गए थे, इसलिए इस बार इस मौके को हाथ से जाने मत देना, आचार्य अधीरा ने कहा। समझ गया। देवेंद्र के दिल की धड़कन रुक गई। चंद्रमहल प्रतियोगिता किसी की किस्मत को बदल सकता है। इस प्रतियोगिता का हवा में तैरते चंद्रमहल से कुछ लेना देना था और प्रतियोगिता में अच्छा स्थान प्राप्त करने वाले सभी लोगों को शानदार पुरस्कार मिलते थे। चंद्रमहल प्रतियोगिता की तुलना में प्रताप साहब के शिष्य कुछ भी नहीं थे। बगीचे से बाहर निकलते ही उत्साह से भरे हुए देवेंद्र ने अपने गुरुवार की आवाज सुनी, विद्युत प्राप्त करें। विद्युत। देवेंद्र के चेहरे पर लाचारी और ईर्ष्या के भाव दिखाई दिए। जब से विद्युत उसके गुरुवार का शिष्य बना था, तब से उसके गुरुवार ने अपनी ऊर्जा और संसाधनों का ज्यादातर हिस्सा विद्युत पर खर्च कर दिया था, जबकि अन्य शिष्यों बहुत ही कम संसाधन प्राप्त हो रहे थे। अर्धचंद्र कबीला, सहस्त्रपन ताल। पार्थ ने खुद को आराम दिया और तालाब में लेट गया, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी लगभग बंद हो गई थीं। इस दौरान कभी कभी उसकी दिव्य दाहिनी आंख से हल्का धमाका होता था और उससे एक अजीब सी ऊर्जा निकलकर उसके पूरे शरीर में फैल जाती थी। कुछ दिन पहले पार्थ ने कुछ मजाशोधन वटी खा ली थी, जिससे उसकी विशेषताओं में काफी वृद्धि हुई थी, और तालाब की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसकी रज दीवार तकनीक 9वें स्तर के चरम पर पहुंच गई थी। इस समय उसका शरीर रेहान के समान मजबूत हो गया था। लेकिन पार्थ का लक्ष्य यहीं तक सीमित नहीं था। सहस्त्रपन ताल में उसकी हड्डियां, रक्त और त्वचा सभी एक सूक्ष्म परिवर्तन से गुजरे और उसके मूलाधार चक्र में स्थित शक्ति स्रोत में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति उच्च गुणवत्ता पर पहुंच गई।
ऐसा लगता है कि सहस्त्रपर्ण ताल भी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने में मदद करता है, पार्थ ने सोचा। समय काफी तेजी से बीत रहा था। एक पूरा दिन बीत चुका था और पार्थ के शरीर की विशेषताएं इतनी बढ़ गई थीं कि ये मजाशोधन वटी के प्रभाव को भी पार कर गया था। भले ही मजाशोधन वटी का प्रभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन ये लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहता और नहीं वो इस तालाब के पानी की तरह प्राकृतिक और रहस्यमय था। पार्थ ने रात में महसूस किया कि चांद की रोशनी से संघनकूला जाल में कुछ बदलाव आ गया है और पानी में चांदी की परत दिखाई दे रही है। पानी में रहस्यमय शक्ति में भी कुछ बदलाव आया है। ये शक्ति संघनकूला जाल काफी रहस्यमय है। जब मैं एक आंतरिक शिष्य बन जाऊंगा तो मैं यहाँ पर ज्यादा आने की कोशिश करूंगा, पार्थ ने सोचा। जाहिर है, शक्ति संघनकूला जाल केवल एक माध्यम था जिसके द्वारा सहस्त्रपर्ण ताल की शक्ति को तेजी से अवशोषित किया जा सकता है और ये हजारों साल से अस्तित्व में था। सहस्त्रपर्ण ताल की शक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन इसका शरीर पर बेहतर प्रभाव पड़ा और पार्थ ने अपनी स्थिति को बनाए रखा। उसने अनुमान लगाया कि उसे बस थोड़ी और देर तक तालाब में रहने की जरूरत है और उसकी रज दीवार तकनीक 10वें स्तर तक पहुंच जाएगी। लेकिन ठीक इसी क्षण कुछ आवाजें सुनाई दी। सहस्त्रपर्ण ताल के सरणी की खामियों के माध्यम से दो आकृतियों ने प्रवेश किया और पार्थ ने जिस कमी के माध्यम से इसमें प्रवेश किया था, अभी अभी उन दोनों ने भी उसी कमी का इस्तेमाल किया था। बहन रोहिणी, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? उनमें से एक लड़की थी जिसकी आवाज बड़ी ही स्पष्ट और मधुर थी। हाँ हाँ, गुप्त अभियान विभाग के किसी शिष्य ने मुझे इस दोष के बारे में बताया और कहा कि सहस्त्रपर्ण ताल आज अभ्यास के लिए बंद है। दूसरी लड़की हल्की सी हंसी। अभी जिस लड़की ने जवाब दिया था वो थोड़ी बड़ी थी, शायद 20 साल की, और उसका शरीर बहुत खूबसूरत और आकर्षक था। उसके बगल वाली लड़की उससे कम उम्र की थी। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकदार थीं और उसकी शारीरिक बनावट सुंदर मूर्ति के जैसी थी। दोनों सुंदरियां सहस्त्रपर्ण ताल में चली गईं और उस जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि सहस्त्रपर्ण ताल पूरी तरह से खाली था और किसी के मौजूद होने का कोई निशान नहीं था। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ कोई नहीं है, बहन रोहिणी ने आत्मविश्वास से कहा। हम शर्मीली लड़की ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वो अभी भी ऐसा कुछ करने के खिलाफ थी। इस बात की पुष्टि करने के बाद कि यहाँ कोई नहीं था, दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए और फिर तालाब के पानी में प्रवेश कर गए। उसी समय पार्थ, जो लगभग 20 गज की दूरी पर था, ने पानी की लहर को महसूस किया। अब क्योंकि तालाब ऊला जाल द्वारा संरक्षित था, इसलिए पानी शांत होना चाहिए। लेकिन इस समय पानी की लहर उठने का अर्थ है कि यहाँ कुछ घुसपैठिए आ गए थे। पार्थ तुरंत सतर्क हो गया और अपनी दिव्य दाहिनी आंख से लहरों के आने की दिशा में देखा। भले ही वो 10 गज की दूरी पर था, फिर भी उसकी दाहिनी आंख धुंध में भी साफ देख सकती थी। लेकिन अगले दृश्य ने उसके चेहरे को लाल कर दिया और उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। आखिरकार वो केवल 15-16 साल का युवक था और उसने सब कुछ अनुभव नहीं किया था। पार्थ इस भावना से इतना विचलित हो गया था कि उसका दम घुटने लगा और वो सामने आ गया। वहाँ कौन है? बहन रोहिणी ने चिल्लाते हुए कहा और एक 10 मीटर ऊंची एक लहर भेजी।